Hello everyone, welcome back to our channel Inside CSIT. My name is Poonam. इस चैनल पे बिहार स्टेट कंप्यूटर साइंस और बीपीएससी टीआरई की प्रिपरेशन कराई जाती है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, डेडिकेटेड तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो insidecsit.in पे जा सकते हैं। यहाँ पे आपको ढेर सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस मिल जाएंगे, रैंडम क्विजेज मिल जाएंगे, स्टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे, लेक्चर्स मिल जाएंगे। आपको जो भी कंटेंट चाहिए स्टार्ट से रिलेटेड, बीपीएससी टीआरई से रिलेटेड, वो सब यहाँ पे अवेलेबल है। धीरे धीरे जो नहीं हुआ है वो हो जाएगा। आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं कंप्लीट कंप्यूटर फंडामेंटल्स। कंप्यूटर मेमोरी, ये कोई भी एग्जाम हो, अगर यहाँ से क्वेश्चन ना बने तो फिर वो एग्जाम ही नहीं है कंप्यूटर साइंस का। मतलब कि अगर कंप्यूटर साइंस का कोई भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा कंप्यूटर मेमोरी। तो चलिए आज हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे इसका कि क्या होता है कंप्यूटर मेमोरी, उसके टाइप्स कितने हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने फर्स्ट पॉइंट में मेंशन किया है, कंप्यूटर मेमोरी इज द स्टोरेज स्पेस इन द कंप्यूटर where data is to be processed and instruction required for processing are stored। तो देखो, कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है, एक स्टोरेज स्पेस है। अब जैसे हम लोग सिस्टम से कुछ भी प्रोसेस करवा रहे हैं, कुछ भी कैलकुलेट ही करवा रहे हैं, 3+2 करवा रहे हैं 5, तो ये कहीं ना कहीं तो इसको स्टोरेज के लिए जरूरत पड़ेगा ना, कहीं ना कहीं तो ये स्टोर होगा ना। कुछ भी करवा रहे हैं, छोटा से छोटा कैलकुलेशन करवा रहे हैं, बड़ा से बड़ा कैलकुलेशन करवा रहे हैं, तो कोई ना कोई तो मेमोरी हमें चाहिए ही चाहिए स्टोरेज के लिए, चाहे वो टेम्परेरी हो या फिर परमानेंट हो, बट हमें तो मेमोरी चाहिए। तो वही होता है हमारा कंप्यूटर मेमोरी, जहाँ पे कि हमारा डेटा प्रोसेस्ड डेटा है और जो भी इंस्ट्रक्शन है वो प्रोसेसिंग के लिए एक स्टोरेज का जो जरूरत पड़ता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंप्यूटर मेमोरी। अब नेक्स्ट पॉइंट मैंने मेंशन किया कि द मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्ट्स कॉल्ड सेल्स। मतलब कि जो हमारा कंप्यूटर मेमोरी होता है ना, वो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड रहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन में आता है, क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे हुए इसलिए मैंने ये पॉइंट मेंशन किया है कि जो हमारा कंप्यूटर मेमोरी है उसको अगर हम लोग डिवाइड करें छोटे छोटे पार्ट में तो उस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। तो ये तो हमारा हुआ कंप्यूटर मेमोरी का बात। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि जैसे टाइप्स ऑफ मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी के कितने टाइप्स हैं। तो अगर क्वेश्चन में आता है कि कंप्यूटर मेमोरी के कितने टाइप्स हैं, तो 2 टाइप्स हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। अभी बस इतना ही याद रखना है कि मेमोरी कितने टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। क्वेश्चन में हो सकता है कि ये भी रहे, प्राइमरी मेमोरी को हम लोग कहते हैं मेन मेमोरी, और इसी को हम लोग कहते हैं टेम्पररी मेमोरी। टेम्पररी मेमोरी। और सेकेंडरी मेमोरी को ही हम लोग कहते हैं ऑक्सिलरी मेमोरी। और इसी को हम लोग कहते हैं परमानेंट मेमोरी। तो देखो, नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो हमारा प्राइमरी मेमोरी है वो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेन मेमोरी कहते हैं। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, टेम्परेरी मेमोरी। मतलब कि ये टेम्परेरी डेटा को होल्ड करता है। मतलब कि अगर हमारा सिस्टम बंद हो जाता है और अगर हम लोग उसको सेव नहीं किए तो वो क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। इसलिए हम लोग इसको कहते हैं टेम्परेरी मेमोरी। बट सेकेंडरी मेमोरी में क्या होता है कि अगर डेटा एक बार सेव हो गया तो वो परमानेंट हो जाएगा, वो डिलीट नहीं होगा। सिस्टम चाहे बंद हो जाए या फिर कुछ भी हो जाए, अगर हमारा हार्ड डिस्क सही है तो हमारा क्या होगा, जैसे सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, हार्ड डिस्क होता है, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो अगर सेकेंडरी मेमोरी में हमारा एक बार डेटा सेव हो गया तो वो क्या हो जाएगा, परमानेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले नाम याद रखेंगे। अगर क्वेश्चन में टेम्पररी मेमोरी आता है, मेन मेमोरी आता है, प्राइमरी मेमोरी आता है, सब एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना है। दूसरा, अगर सेकेंडरी मेमोरी है, ऑक्सिलरी मेमोरी पूछ देता है, परमानेंट मेमोरी बोल देता है, तो हमें समझना है कि सेकेंडरी मेमोरी के बारे में ही बोला जा रहा है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो पहले तो हमें ये समझना होगा कि टाइप्स ऑफ मेमोरी में 2 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। और सेकेंडरी मेमोरी के कितने नेम हैं और प्राइमरी मेमोरी के कितने नेम हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि प्राइमरी मेमोरी के भी टाइप्स हैं, रैम और रोम। ये भी क्या है, 2 टाइप्स के हैं, रैम और रोम। रैम का फुल फॉर्म्स क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम का फुल फॉर्म्स होता है रीड ओनली मेमोरी। हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे इसके बारे में डिटेल में।
और उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी में क्या आ जाएगा, एक होता है हमारा फिक्स डिवाइस, एक होता है हमारा रिमूवेबल डिवाइस। फिक्स डिवाइस मतलब कि एक बार जो ऑलरेडी डाला हुआ है हमारे लैपटॉप में, जैसे कि एसटीडी, हार्ड डिस्क ड्राइव, एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव। और रिमूवेबल डिवाइस की बात करें, जैसे हम लोग अलग से डालते हैं ना, जैसे पेन ड्राइव हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया, सीडी वगैरह हो गया, डीवीडी हो गया, तो ये सब हमारा आता है रिमूवेबल डिस्क में। अब इसे उसके और फर्दर डिवाइड करें तो रैम के दो और टाइप्स होते हैं, एस रैम और डी रैम। एस रैम का मतलब होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और डी रैम का मतलब होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और उसके बाद रोम का भी फर्दर डिवाइड करें तो थ्री टाइप्स के होते हैं रोम, पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम। वैसे आगे और भी डिस्कस करेंगे इसके बारे में, बट पी रोम का मतलब क्या होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और ईपी रोम का इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और ईईपी रोम का मतलब होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो आई होप आपको बेसिक क्लियर हो गया होगा टाइप्स ऑफ मेमोरी में। पहले तो हम लोगों ने मेमोरी पढ़ा कि मेमोरी क्या होता है, उसके बाद टाइप्स ऑफ मेमोरी। टाइप्स ऑफ मेमोरी में दो टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी में कौन कौन से आते हैं और सेकेंडरी मेमोरी में कौन कौन से आते हैं, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। और अब हम लोग सीखेंगे प्राइमरी मेमोरी में और सेकेंडरी मेमोरी में क्या दोनों में डिफ्रेंशिएट है और क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो देखो सबसे पहले मैंने मेंशन किया है प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज मेन मेमोरी। जैसा कि हम लोगों ने बता रखा है कि प्राइमरी मेमोरी को हम लोग क्या कहते हैं, मेन मेमोरी, और सेकेंडरी मेमोरी को क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी। तो इसको हम लोग याद रखेंगे। दूसरा पॉइंट मैंने मेंशन किया है, इट इज वोलाटाइल इन नेचर। अब देखो यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है, ये क्या है, नेचर में वोलाटाइल है, कौन, प्राइमरी मेमोरी। और दूसरा क्या है, नॉन वोलाटाइल। अब हम लोग समझते हैं कि वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल में क्या डिफ्रेंशिएट है। तो देखो वोलाटाइल, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा अभी कि प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, टेम्पररी, इसको हम लोग टेम्पररी मेमोरी भी कहते हैं। तो देखो अगर हमारा सिस्टम कोई भी रीजन से बंद हो जाता है, चाहे पावर कट हुआ हो या फिर बैटरी डेड हो गया हो, मतलब रीजन कुछ भी हो, अगर हमारा सिस्टम अचानक से बंद हो जाता है, पर हम अगर सिस्टम पे कुछ भी काम कर रहे हैं और हम लोग उस डेटा को, उस वर्क को, मतलब कि अभी हम सेव नहीं किए हैं, सेव करेंगे तो हमारा सेकेंडरी मेमोरी में चला जाएगा, बट अभी हम सेव नहीं किए हैं, कुछ काम कर रहे हैं अपने सिस्टम पे और अचानक से हमारा सिस्टम बंद हो जाता है और दोबारा जब आप उसको ओपन कीजिएगा तो जिस डेटा पे आप काम कर रहे थे वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, वो नहीं रहेगा। तो वही होता है हमारा वोलाटाइल, मतलब कि अगर हमने सेव नहीं किया है तो वो डेटा अगर किसी वजह से अगर हमारा सिस्टम बंद हो जाता है तो वो डेटा क्या होगा, वो हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। बट जो हमारा सेकेंडरी मेमोरी होता है वो क्या होता है, नॉन वोलाटाइल, मतलब कि एक बार अगर हम सेव कर दिए डेटा को और डेटा हमारा सेकेंडरी मेमोरी में सेव हो गया है, तो सिस्टम बंद हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमारा डेटा क्या रहेगा, सेव रहेगा, और उसी को हम लोग कहते हैं नॉन वोलाटाइल। तो आई होप दोनों में डिफ्रेंशिएट आपको क्लियर हुआ होगा, वोलाटाइल क्या होता है और नॉन वोलाटाइल क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट मैंने मेंशन किया है, इट इज टेम्पररी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम लोग क्या कहते हैं, टेम्पररी मेमोरी। क्यों कहते हैं ये भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये डेटा को टेम्पररी होल्ड करता है, परमानेंट होल्ड नहीं करता है। और जो हमारा सेकेंडरी मेमोरी होता है ये क्या होता है, परमानेंट मेमोरी होता है, ये डेटा को परमानेंट होल्ड करता है। नेक्स्ट पॉइंट मैंने मेंशन किया, इट इज एक्सपेंसिव। जो हमारा प्राइमरी मेमोरी होता है ना वो क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है, जैसे रैम हो गया, रोम हो गया, ये सब क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है रेदर देन सेकेंडरी मेमोरी से। तो दिस इज मेमोरी। वही अगर हम लोग सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो दिस मेमोरी है लो एक्सेस टाइम। ये तो दूसरा हो गया, ये हो गया इट इज इनएक्सपेंसिव, ये क्या है हमारा, इनएक्सपेंसिव है। नेक्स्ट पॉइंट देखो मैंने मेंशन किया कि दिस मेमोरी हैज फास्ट एक्सेस टाइम, मतलब कि डेटा को क्या करता है, फास्ट एक्सेस करता है। और वही अगर हमारा सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो ये क्या करता है, लो एक्सेस टाइम। सेकेंडरी मेमोरी लो एक्सेस टाइम, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, जो हमारा सेकेंडरी मेमोरी है उसका डेटा एक्सेस टाइम फास्ट होता है या फिर स्लो होता है। तो जो हमारा सेकेंडरी मेमोरी है वो क्या होता है, स्लो होता है, और जो हमारा प्राइमरी मेमोरी है वो क्या होता है, फास्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखो मैंने मेंशन किया है, इट हैज़ लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी। जो हमारा प्राइमरी मेमोरी होता है ना उसका स्टोरेज कैपेसिटी लिमिटेड होता है, बट अगर हम लोग सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो इट हैज़ वास्ट स्टोरेज। अब जैसे देखो प्राइमरी मेमोरी कितना सुने होंगे, 4 GB, 16 GB, अभी तक तो इतना ही है, 2 GB, इस तरह के रहते हैं, मतलब हमारे रैम, प्राइमरी में तो यही हो ना, रैम।
और जैसे वही सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो HDD हो गया, हार्ड डिस्क ड्राइव, SSD हो गया, ये सब क्या 1 TB में चले जाते हैं। तो हमारा सेकेंडरी मेमोरी क्या है, वास्ट स्टोरेज कैपेसिटी है, मतलब उसमें हम लोग बहुत सारा डेटा स्टोर कर सकते हैं। बट हमारा प्राइमरी मेमोरी जो है उसमें हम लोग लिमिटेड डेटा को ही स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो मैंने मेंशन किया है, प्राइमरी मेमोरी आर सेमीकंडक्टर मेमोरी। जो हमारा प्राइमरी मेमोरी होता है ना वो क्या होता है, सेमीकंडक्टर मेमोरी होता है। और जो हमारा सेकेंडरी मेमोरी होता है वो क्या होता है, मैग्नेटिक मेमोरी होता है। इसको भी याद रखिएगा। समटाइम्स क्वेश्चन में पूछ ले जाते हैं कि जो हमारा सेकेंडरी मेमोरी है उसमें कौन से मेमोरी होते हैं, सेमीकंडक्टर होते हैं, मैग्नेटिक होते हैं, बोथ होते हैं या फिर नन होते हैं। तो जो हमारा सेकेंडरी मेमोरी है उसमें मैग्नेटिक होता है और जो हमारा प्राइमरी मेमोरी है वो क्या होता है, सेमीकंडक्टर होता है। तो इसको आप लोग याद रखें। तो आई होप आपको दोनों में डिफ्रेंशिएट किया है, दोनों में क्या डिफरेंट है आपको समझ में आ गया होगा। इससे बाहर क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। ये तो हमारा हो गया प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में डिफरेंशिएट। अब प्राइमरी मेमोरी में भी तो टाइप्स होते हैं, रैम और रोम। तो इन दोनों में क्या डिफरेंशिएट है ये हम लोग क्लियर करते हैं। तो देखो रैम और रोम, तो सबसे पहले तुम लोग को फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। अब देखो यहाँ पे नाम से ही लग रहा है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी मतलब कि डेटा को रैंडमली एक्सेस किया जा रहा होगा। बट यहाँ पे क्या है, रीड ओनली मेमोरी, मतलब कि उस मेमोरी को हम लोग सिर्फ रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते। राइट इन द सेंस कि हम लोग कुछ भी इरेज नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते, चेंज मतलब कि चेंज कुछ भी नहीं कर सकते, बस उसको हम लोग रीड कर सकते हैं बस। नेक्स्ट पॉइंट है देखो, डेटा इन रैम कैन बी मॉडिफाइड, इरेज्ड और रीड। यही हो गया, मतलब जो रैम में डेटा हमारा है वो क्या होता है, हम उसको रीड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। बट वही हम लोग अगर रोम की बात करें तो हम लोग ना तो रीड कर सकते हैं, सॉरी रीड तो कर ही सकते हैं, मतलब कि मॉडिफाई नहीं कर सकते और इरेज नहीं कर सकते हैं। तो इसको आपको याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखो मैंने मेंशन करा है, रैंडम एक्सेस मेमोरी इज एक्सपेंसिव व्हेन कंपेयर टू रोम। जो हमारा रैम होता है ना वो रोम से क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है। वही हमारा रोम क्या हो जाएगा, चीप हो जाएगा, मतलब कि कम एक्सपेंसिव होगा कंपेयर टू रैम। नेक्स्ट पॉइंट है, द स्पीड ऑफ रैंडम एक्सेस मेमोरी इज हायर व्हेन कंपेयर टू रोम। जो हमारा रैम का स्पीड होता है ना वो भी क्या होता है, ज़्यादा होता है, किसके कंपेयर में, रोम के कंपेयर में। और वही अगर हम लोग रोम की बात करें तो वो कम होगा। नेक्स्ट देखो मैंने मेंशन किया है कि डेटा ऑफ रैम इज वेरी वोलेटाइल, इट विल एग्जिट एज लॉन्ग एज देयर इज नो इंटरप्शन इन पावर। हम लोगों ने जैसा कि पढ़ा अभी प्राइमरी मेमोरी में और सेकेंडरी मेमोरी में, कि सेकेंडरी मेमोरी हमारा क्या होता है, नॉन वोलेटाइल, और प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, वोलेटाइल होता है। तो उसमें भी देखो रैम क्या होता है, रैम हमारा वोलेटाइल होता है, बट रोम क्या होता है, वोलेटाइल नहीं होता है। तो समटाइम्स क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो यहाँ पे हर जगह आपको वही डिफ्रेंशिएशन मिलेगा, बट मुझे लगता है कि थोड़ा सा चेंजेस होना चाहिए। कि अगर क्वेश्चन में आता है प्राइमरी मेमोरी तो हम लोग कह सकते हैं कि दोनों होता है, वोलाटाइल भी होता है, नॉन वोलाटाइल भी होता है। क्योंकि हमारा देखो प्राइमरी मेमोरी में ही एक रैम होता है और रोम होता है। और जहाँ पे रैम क्या होता है कि वोलाटाइल होता है और रोम क्या होता है, नॉन वोलाटाइल। मतलब कि रोम में हम लोग ना तो कुछ चेंज कर सकते हैं, मतलब कि ना ही मॉडिफाई कर सकते हैं, ना ही इरेज कर सकते हैं। उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ रीड कर सकते हैं। और उसका डेटा क्या होता है, डिलीट नहीं होता है, हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते। वो क्या है, मैन्युफैक्चर कोड होते हैं। जैसे समटाइम्स आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है कि रोम में कौन से डेटा होते हैं, तो रोम में जो हमारा बूटिंग वाला कोड होता है ना, जब हमारा सिस्टम स्टार्ट होता है तो उसका कोड लिखा हुआ रहता है रोम में, जिसको कि हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। तो वो क्या होता है, नॉन वोलेटाइल होता है, वो थोड़ी डिलीट होता है, कभी डिलीट होता है, नहीं होता है। तो इसलिए वो क्या होता है, रोम जो होता है हमारा वो क्या होता है, नॉन वोलेटाइल होता है। और इट इज़ परमानेंट, ये क्या होता है, परमानेंट। चाहे सिस्टम हमारा बंद हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमारा डेटा डिलीट नहीं होगा किसका, रोम का। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि प्राइमरी मेमोरी का ही टाइप्स है रैम और रोम, जिसमें कि रैम हमारा होता है वोलेटाइल और रोम होता है हमारा नॉन वोलेटाइल। तो आई होप आपको डिफ्रेंशिएट क्लियर हुआ होगा कि रैम में और रोम में क्या डिफ्रेंशिएट है। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि रैम का भी दो टाइप्स होते हैं ना। हम लोगों ने पढ़ा था स्टार्टिंग में रैम के दो टाइप्स, एस रैम और डी रैम। तो एस रैम का फुल फॉर्म्स होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। फुल फॉर्म्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समटाइम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग फुल फॉर्म्स भी याद रखिएगा। तो एस रैम का क्या फुल फॉर्म्स होता है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। वही डी रैम की बात करें तो डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये तो हो गया फुल फॉर्म्स की बात। अब नेक्स्ट पॉइंट मैंने मेंशन किया है कि जो हमारा एस रैम का डेटा होता है ना
उसको, जैसे मैंने नेक्स्ट पॉइंट मेंशन किया है, ट्रांजिस्टर आर यूज टू स्टोर इन्फॉर्मेशन इन एसरैम। मतलब कि एसरैम में जो हमारा डेटा स्टोर हो रहा है वो किसका यूज कर रहा है, ट्रांजिस्टर का। वही अगर डी रैम की बात करें तो डी रैम में जो डेटा हमारा स्टोर हो रहा है वो किसका यूज कर रहा है, कैपेसिटर का। तो यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं कि जो हमारा डी रैम का डेटा होता है वो किसको यूज करता है, तो कैपेसिटर होता है डी रैम और ट्रांजिस्टर होता है हमारा एस रैम। तो इसको आपको याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखो मैंने मेंशन किया है, कैपेसिटर्स आर नॉट यूज्ड हेंस नो रिफ्रेंसिंग इज रिक्वायर्ड। तो देखो एस रैम क्या है, स्टैटिक है, इसको तो वैसे भी रिफ्रेश करने का जरूरत नहीं है क्योंकि ये स्टैटिकली रहेगा। बट डी रैम मतलब क्या होता है, डायनामिक, मतलब कि क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, मतलब कि ये क्या है, रिफ्रेश करने का इसको ज़रूरत है। तो यहाँ पे देखो मैंने मेंशन कर दिया है कि जो हमारा डी रैम है उसको क्या होता है, रिफ्रेश करने का जरूरत पड़ता है। तो इसको याद रखिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन बने हुए कि जो हमारा रिफ्रेश करने का जरूरत किसको पड़ता है, एस रैम को या फिर डी रैम को। तो जो डायनामिक है ऑब्वियसली जो डायनामिक है उसको रिफ्रेश करने का जरूरत पड़ेगा। एस रैम तो स्टैटिक है, उसको क्या है जरूरत पड़ेगा, रिफ्रेश करने का। नेक्स्ट पॉइंट देखो मेंशन किया है कि एस रैम इज फास्टर कंपेयर टू डी रैम। ये भी याद रखिएगा कि जो हमारा एस रैम होता है ना वो फास्टर होता है किससे कंपेयर में, डी रैम, क्योंकि ये क्या होता है, डायनामिक होता है। तो डायनामिक मतलब कि इसको चेंज होना है कुछ ना कुछ, तो ये थोड़ा स्लो होता है। और ये स्टैटिक है इसलिए ये क्या होगा, फास्ट होगा। तो जो हमारा डी रैम होता है वो क्या होता है, स्लो एक्सेस स्पीड, मतलब ये क्या होता है, स्लो होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट डज नॉट हैव अ रिफ्रेशिंग यूनिट। जो हमारा एस रैम है ना उसको रिफ्रेश करने का कोई ज़रूरत नहीं है, नीड ही नहीं है। और जो हमारा डी रैम है उसको क्या है, ये क्या है, रिफ्रेशिंग यूनिट है, इसको रिफ्रेश करने का ज़रूरत है। नेक्स्ट पॉइंट है, दीज आर यूज्ड इन कैश मेमोरी। जो हमारा एस रैम होता है ना वो कैश मेमोरी यूज करता है, और जो हमारा डी रैम होता है दीज आर यूज इन मेन मेमोरी। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बने हुए हैं। यहाँ पे देखो जितने भी पॉइंट मैंने मेंशन किया ना, चाहे वो प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी हो, चाहे वो रैम हो या रोम हो, या फिर एस रैम या डी रैम हो, हर पॉइंट से क्वेश्चन बनेंगे। मैंने लेंदी नोट्स नहीं बनाया है, टू द पॉइंट जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन, मैंने बस वही पॉइंट ज़्यादा मेंशन करने की कोशिश करी है। तो आई होप आपको याद करने में, मतलब समझने में इजी हो। मैंने कोई भी कहानी नहीं बनाया है यहाँ पे कि पढ़ो और फिर बोर हो जाओ। और आप लोग भी नोट्स बनाते हो ना तो ऐसे ही बनाया करो, टू द पॉइंट जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, सो डैट कि आप भी मतलब कि बोर ना हो पढ़ते टाइम। तो देखो यहाँ से भी क्वेश्चन बने हुए कि जो हमारा डी रैम होता है वो कौन सा मेमोरी यूज करता है, मेन मेमोरी या फिर कैश मेमोरी। तो जो हमारा डी रैम होता है वो मेन मेमोरी यूज करता है, और जो हमारा एस रैम होता है वो कैश मेमोरी यूज करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखो मेंशन किया है, कंज्यूम लेस पावर एंड जनरेट लेस हीट। तो यहाँ से भी देखो क्वेश्चन बने हुए कि कौन सा मेमोरी पावर लेस कंज्यूम करता है। तो जो हमारा एस रैम होता है वो लेस पावर कंज्यूम करता है और हीट भी मतलब कि कम जनरेट करता है। और जो हमारा डी रैम होता है वो पावर भी और हीट भी दोनों मोर जनरेट करता है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो ये डिफ्रेंसिएशन था एस रैम में और डी रैम में, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये किसके टाइप थे, रैम के टाइप थे। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन में ये भी पूछ ले जाते हैं कि रैम के कितने टाइप्स हैं, दो टाइप्स है, कौन कौन है, एस रैम और डी रैम। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं रोम के टाइप्स। रोम के भी हम लोग पढ़े थे, पी रोम, ई पी रोम और ई पी रोम। तो इसको भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं, चलिए देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले मेंशन किया है फुल फॉर्म्स, पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EPROM इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और EEPROM इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फुल फॉर्म्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हमारा क्वेश्चन ज़्यादा कहाँ से बनता है, देखो नेक्स्ट पॉइंट मैंने मेंशन किया है, आफ्टर प्रोग्रामिंग द PROM द इंफॉर्मेशन वी राइट इट टू बी बिकम परमानेंट। देखो जैसा कि हम लोग जानते हैं रोम का डेटा हमारा क्या होता है, ना इरेज कर सकते हैं उसको, ना ही हम लोग उसमें मॉडिफाई कर सकते हैं, ना ही डिलीट कर सकते हैं, मतलब कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो जो हमारा रोम का होता है ना, कोड जो लिखा हुआ रहता है वो क्या होता है, मैन्युफैक्चर होता है, जहाँ हमारा सिस्टम बन रहा होता है ना वहीं पे उसका कोड होता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि आफ्टर प्रोग्रामिंग द पी रोम द इंफॉर्मेशन बी राइट इट बी बिकम परमानेंट। मतलब कि पी रोम में जो हमारा डेटा राइट हो गया है, मतलब कि मेंशन हो गया, लिखा गया है, कोड बन गया है, वो क्या होगा, परमानेंट हो जाएगा, उसको कोई भी इरेज नहीं कर सकता है। कौन से मेमोरी वाले में, पी रोम वाले में। बट वही अगर ईपी रोम की बात करें, इट इज़ पॉसिबल टू इरेज एंड राइट टू इट बाय एक्सपोजिंग द मेमोरी चिप टू अल्ट्रा वायलेट लाइट। देखो
EPROM क्या कहता है कि इसका डेटा डिलीट होगा, मतलब सॉरी इरेज होगा, बट किसके थ्रू होगा? अल्ट्रा वायलेट लाइट के थ्रू होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं कि जो हमारा EPROM में डेटा होता है हमारा, वो किसके थ्रू इरेज कर सकते हैं? तो अल्ट्रा वायलेट लाइट के थ्रू कर सकते हैं। वही अगर हम लोग EPROM की बात करें, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रेट ओनली मेमोरी, तो यहाँ से नाम से याद रखिएगा ये क्या है? इलेक्ट्रिकली। तो इसमें क्या कहता है कि इट इज मेमोरी चिप दैट वी कैन इरेज एंड रीप्रोग्राम यूजिंग इलेक्ट्रिकली चार्ज। ये क्या कह रहा है कि इसका भी डेटा इरेज होगा, लेकिन किसके थ्रू होगा? इलेक्ट्रिकली चार्ज, मतलब कि इलेक्ट्रिकली हम लोग इसमें डेटा को इरेज कर सकते हैं। तो यहाँ से देखो क्वेश्चन बनता है। तो नेक्स्ट पॉइंट पीरोम में देखो, देयर फोर वी कैन नॉट इरेज और डिलीट दैट रिटन डेटा। मतलब कि जो हमारा पीरोम में डेटा एक बार रिटर्न हो गया है उसको हम लोग इरेज नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते पीरोम में, बट ईपीरोम में कर सकते हैं। किसके थ्रू? अल्ट्रावायलेट लाइट के थ्रू। और हम लोग ईपीरोम में कर सकते हैं किसके थ्रू? इलेक्ट्रिकली चार्ज के थ्रू। तो यहाँ से देखो एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जैसे हमारा सपोज कि ये हमारा कुछ कोड लिखा हुआ है, अब हमें सारे डेटा को एक बार में इरेज करना है, तो किसके थ्रू करेंगे? तो ये किसके थ्रू होगा? अल्ट्रावायलेट लाइट के थ्रू। मतलब कि सारे डेटा को अगर एक बार में इरेज करना हो तो हम लोग अल्ट्रावायलेट लाइट के थ्रू करते हैं। और अगर हमें ब्लॉक बाय ब्लॉक करना है, सपोज कि हमको सिर्फ इसको इरेज करना है या फिर सिर्फ इसको इरेज करना है, ब्लॉक बाय ब्लॉक अगर इरेज करना है तो किसके थ्रू करते हैं? इलेक्ट्रिकली चार्ज के थ्रू करते हैं। मतलब कि ये हमारे हाथ में होता है, इलेक्ट्रिकली हम लोग कर सकते हैं, और ये अल्ट्रा वायलेट लाइट के थ्रू हम लोग पूरे करते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बने हुए हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि पीरोम में, ईपीरोम में और ईईपीरोम में क्या डिफरेंशिएट है। मेमोरी हायरार्की, देखो मेमोरी हायरार्की क्या होता है ना कि जैसे हमारे लैपटॉप में, हमारे सिस्टम में, कंप्यूटर में जो मेमोरी होता है वो किस तरह से लगा हुआ रहता है। तो देखो यहाँ पे मैंने दो डायग्राम लगाए हैं और ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसका ध्यान रखिए। नीचे वाला देखो मेंशन किया हुआ इंक्रीज इन कॉस्ट पर बिट, मतलब कि यहाँ पे जो है ना इंक्रीज ऊपर की ओर, जैसे जैसे ऊपर है ना उसका कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि वो महंगा हो रहा है। जैसे कि बात करें हमारा सीपीयू रजिस्टर है, कैश मेमोरी है, मेन मेमोरी है, मैग्नेटिक डिस्क है, ऑप्टिकल डिस्क है, मैग्नेटिक टेप है। तो जब जो सबसे ऊपर है ना वो सबसे महंगा होगा। जैसे हमारा सीपीयू रजिस्टर है, ये क्या है? सबसे महंगा है। उससे कॉस्टली मतलब उससे सस्ता कौन होगा? कैश मेमोरी। उससे सस्ता हमारा होगा मेन मेमोरी। उससे सस्ता मैग्नेटिक, उससे उसके बाद ऑप्टिकल डिस्क, उसके बाद मैग्नेटिक टेप। तो इस तरह से हमारा ये क्या है? कॉस्ट पर बिट, मतलब कि कॉस्ट वाइज। और ऊपर देखो है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्सेस टाइम, मतलब कि जो हमारा डेटा को एक्सेस करता है मेमोरी, कौन सबसे फास्ट करता है। अगर क्वेश्चन में देखो आता है कि सबसे फास्ट एक्सेस कौन करता है, तो हमारा कौन सा हो जाएगा? रजिस्टर हो जाएगा। उसके बाद हमारा होगा कैश मेमोरी, उसके बाद हमारा होगा मेन मेमोरी, उसके बाद मैग्नेटिक डिस्क, उसके बाद मैग्नेटिक टेप। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा। जैसे अगर क्वेश्चन में कहता है, जैसे अगर क्वेश्चन में कहता है कि हमारे जो सिस्टम में सबसे फास्ट एक्सेस टाइम कौन है, डेटा को सबसे ज़्यादा एक्सेस फास्ट कौन करता है, तो हमारा कौन हो जाएगा? रजिस्टर। रजिस्टर क्या होता है? हमारा सीपीयू के अंदर ही होता है, तो सबसे फास्ट हमारा डेटा को एक्सेस करता है। और महंगा भी क्या होगा? मेमोरी होगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि सबसे महंगा कौन होगा? हमारा सीपीयू रजिस्टर होगा। जो सबसे ऊपर है वो सबसे महंगा होगा और जो सबसे नीचे है वो सबसे सस्ता होगा, और एक्सेस टाइम फास्ट होगा। और देखो यहाँ पे लेवल वाइज भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लेवल वाइज में देखो जो हमारा सीपीयू रजिस्टर है उसको हम लोग क्या कहते हैं? लेवल 0 कहते हैं, लेवल 0 कहते हैं। उसके बाद हमारा देखो लेवल 1 है जिसको किसको? कैश मेमोरी को हम लोग लेवल 1 कहते हैं। फिर हमारा मेन मेमोरी है उसको लेवल 2 कहते हैं। फिर मैग्नेटिक डिस्क है उसको लेवल 3 कहते हैं। और ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक टेप लेवल 4 में आता है। तो समटाइम्स इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको भी हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। मतलब कि एक बार देख लीजिएगा, ये तो याद ही हो जाएगा, इसमें तो कुछ रटने वाला चीज़ है ही नहीं। बाकी देखो ऊपर इसमें क्या कहता है कि मेन मेमोरी को हम लोग क्या कहते हैं? प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। और जो हमारा मैग्नेटिक डिस्क है और मैग्नेटिक टेप है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेकेंडरी मेमोरी या फिर ऑक्सिलरी मेमोरी। तो इसको तो हम लोगों ने कवर कर लिया ये चीज़। तो आई होप आपको ये डायग्राम से समझ में आ रहा होगा कि हमारा मेमोरी हायरार्की किस तरह से रहता है। इससे ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा अगर आप इसको याद कर लेते हैं। मतलब याद तो आई थिंक आपको क्लास में ही हो जाना चाहिए, इसमें कुछ भी बड़ी बात नहीं है। बट इतना रखिएगा, अगर कॉस्ट वाइज कहता है तो जो सबसे ऊपर है वो महंगा होगा, और वही एक्सेस टाइम क्या होगा? सबसे फास्ट होगा, इसलिए तो वो महंगा होता है। तो आप इस डायग्राम को बस याद रखिएगा, यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन निकलेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगी तो आपको और भी ज़्यादा आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखो हमारा है कंप्यूटर मेमोरी मेजरमेंट यूनिट।
मेमोरी मेजरमेंट यूनिट, मेजरमेंट मतलब क्या होता है, नापना किसी भी चीज़ को। जैसे कि हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं ना, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, कोई सामान होता है तो बोलते हैं ना 1 kg 2 kg, इस तरह से। तो हमारे सिस्टम में जो हमारा डेटा रहता है उसको कैसे तौलेंगे, मापेंगे कि ये कितना डेटा है, तो वही बात यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे मेजरमेंट यूनिट में। तो जैसे कि हमारा देखो सबसे स्मॉलेस्ट बिट होता है हमारा 1 बिट। 1 बिट क्या होता है, बाइनरी डिजिट, जिसमें क्या होता है 0 और 1, या तो 0 होगा या तो 1 होगा। नेक्स्ट देखो 8 बिट है, 8 बिट से भी पहले हमारा ना एक 4 बिट होता है, जिसको कि हम लोग हाफ बाइट भी कहते हैं, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, निबल। एक निबल, अगर क्वेश्चन में आता है कि एक निबल इक्वल टू कितना होता है, तो कितना होता है हमारा 4 बिट, उसको हाफ बाइट भी कहते हैं। तो इसको याद रखिएगा, इस डायग्राम में यहाँ पे नहीं मेंशन किया हुआ है तो मैं बता देती हूँ, तो आप इसको याद रखिएगा। उसके बाद देखो क्या है 8 बिट, 8 बिट क्या होता है, एक बाइट होता है। अगर क्वेश्चन में आता है कि 1 बाइट इक्वल टू कितना होता है, तो क्या हो जाएगा 8 बिट हमारा। उसके बाद देखो है 1024 बाइट, 1024 बाइट इक्वल टू होता है हमारा 1 KB। केबी क्या होता है, किलो बाइट। उसके बाद देखो 1024 किलो बाइट इक्वल टू होता है हमारा 1 MB, और MB हो गया हमारा मेगा बाइट। जैसे हमारा हो गया 1024 MB, वो होता है हमारा 1 GB। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 1 GB इक्वल टू बताओ कितना होता है, तो 1024 MB होता है। 1024 GB बराबर होता है 1 TB, जिसको कि टेराबाइट कहते हैं। 1024 टेराबाइट इक्वल टू होता है 1 PB पेटाबाइट, और 1024 पेटाबाइट इक्वल टू होता है हमारा 1 एक्साबाइट EB। 1024 EB इक्वल टू होता है हमारा 1 जेटाबाइट, और 1024 जेटाबाइट इक्वल टू क्या होता है 1 योटाबाइट, और 1 योटाबाइट होता है हमारा 1 ब्रोंटो, और 1024 ब्रोंटोबाइट इक्वल टू होता है हमारा 1 जियोबाइट। तो देखो अगर हमारा कहता है कि सबसे अगर हमारा कहता है कि सबसे लोएस्ट मेमोरी मेजरमेंट यूनिट क्या होता है, तो क्या हो जाएगा हमारा बिट हो जाएगा। और अगर सबसे कहता है हाईएस्ट, तो क्या हो जाएगा हमारा 1024 ब्रोंटो, या फिर कह लो 1 जियोबाइट। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे हुए, यहाँ से देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट कहाँ से क्वेश्चन पूछता है ना, एक तो निबल पूछ देता है, जो बहुत लोग बताते हैं, बहुत लोग नहीं बताते, डायग्राम में मोस्टली आपको ऐसे ही दिखेगा, तो ये बहुत कम लोग डिस्कस करते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है कि निबल किसको कहते हैं, तो 4 बिट को कहते हैं, या फिर हाफ बाइट कह सकते हो। और एक क्वेश्चन हमारा बन जाता है कि सबसे लोएस्ट मेमोरी मेजरमेंट यूनिट कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा हमारा 1 बिट। और सबसे हाईएस्ट कहता है, तो क्या हो जाएगा हमारा 1 जियो। तो ये चीज़ याद रखिएगा, इससे ज़्यादा आपको क्वेश्चन में नहीं पूछा जाएगा। एक और चीज़ बता देती हूँ मैं, जैसे कि देखो अगर पावर पे रहा, समटाइम्स हो सकता है कि पावर में भी रह सकता है, तो हमारा पावर कैसे चलता है ना, जैसे देखो क्या है 1024 बाइट इक्वल टू 1 KB है, तो जो हमारा 1 KB है ना, उसको हम लोग 2 की पावर 3 में लिखते हैं। और जो हमारा 1024, या फिर मिटा देती हूँ, देखो अगर पावर में क्वेश्चन पूछता है, अगर पावर में हो सकता है कि ऑप्शन दिया रह जाए, तो 1 KB इक्वल टू होता है 10 की पावर 3, 1 MB में होता है 10 की पावर 6, GB में हो जाएगा 10 की पावर 9, मतलब कि 3 3 बढ़ते जाएगा। ये हो जाएगा 10 की पावर 12 एंड सो ऑन। ये है 10 की पावर में। अगर 2 की पावर में रहा, तो 2 की पावर में इस तरह से चलता है 10 पे, 2 की पावर 10 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1 KB। 2 की पावर 20 हो जाएगा हमारा 1 MB। 2 की पावर 30 हो जाएगा हमारा 1 GB, और इसी तरह से 10 10 हमारा बढ़ते जाएगा। तो इस तरह से आप, तो अगर पावर में रहा तो हम लोग इस तरह से देंगे, अगर इस तरह से रहा, हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले जाए कि 1 KB इक्वल टू कितना होता है, तो 1024 बाइट भी रह सकता है, 10 की पावर 3 भी रह सकता है, 2 की पावर 10 भी रह सकता है। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, इससे ज़्यादा आपका क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा इस टॉपिक से। तो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अब जैसे इसके क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, पूरे कंप्यूटर मेमोरी में जितना भी पॉइंट मैंने पढ़ा है, तो देखो कंप्यूटर मेमोरी हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा कि जो भी थ्योरी आप पढ़े हो रिलेट कर पाओगे कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी स्टोरेज प्राइमरी स्टोरेज
यहाँ पे प्राइमरी स्टोरेज के बारे में पूछ रहा है, किसके कंपेयर में, सेकेंडरी स्टोरेज के कंपेयर में, कि क्या होता है, स्लोअर होता है, लेस देन एक्सपेंसिव होता है, फास्टर एंड मोर एक्सपेंसिव होता है, फास्टर एंड लेस एक्सपेंसिव होता है, स्लोअर एंड मोर एक्सपेंसिव होता है। तो देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने का मैं हमेशा कहती हूँ कि क्वेश्चन पढ़ना सबसे अच्छा से बहुत जरूरी है। अगर आप क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ोगे ना तो आपको क्या लगेगा कि सेकेंडरी स्टोरेज के बारे में पूछ रहा है, आप उसका आंसर लगा के आ जाओगे। बट यहाँ पे देखो क्वेश्चन पूछ रहा है प्राइमरी स्टोरेज के बारे में, किसके कंपेयर में, सेकेंडरी स्टोरेज के कंपेयर में। तो क्या होता है, प्राइमरी स्टोरेज हमारा क्या होता है, फास्टर होता है सेकेंडरी से, और क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा मेमोरी हायरार्की में कि जो हमारा सबसे ऊपर होता है वो क्या होता है, फास्ट होता है, और क्या होता है, महंगा होता है। तो हमारा फास्ट क्या होता है, प्राइमरी स्टोरेज ऊपर होता है ना, जैसे कि हमारा क्या होता है, कैश होता है, हम लोगों ने भी पढ़ा कैश होता है, फिर मेन मेमोरी होता है। तो मेन मेमोरी हमारा प्राइमरी मेमोरी होता है, तो प्राइमरी मेमोरी से नीचे हमारा होता है ना सेकेंडरी, तो सेकेंडरी से क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है, ऊपर है तो एक्सपेंसिव होगा, और क्या होगा, एक्सेस टाइम भी उसका फास्ट होता है। तो क्या हो जाएगा, फास्टर एंड मोर एक्सपेंसिव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। बी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो लिखा हुआ है, द टू काइंड्स ऑफ मेन मेमोरी आर। मेन मेमोरी के टू काइंड्स कौन से हैं, मतलब कि प्रकार। हम लोगों ने पढ़ा था मेन मेमोरी के टू टाइप्स, कौन सा पढ़ा था, रैम और रोम, यही दोनों पढ़ा था ना प्राइमरी मेमोरी के। मेन मेमोरी को हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, रोम और रैम, क्योंकि प्राइमरी सेकेंडरी तो होगा ही नहीं मेन मेमोरी में। फ्लॉपी डिस्क एंड कॉम्पैक्ट डिस्क ये तो हमारा क्या होता है, सेकेंडरी का होता है, और नॉन ऑफ द एबव तो ये होगा ही नहीं। कौन सा होता है, रोम होता है और रैम होता है। फुल फॉर्म्स क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी ये हो गया, और रीड ओनली मेमोरी हमारा रोम हो जाता है। तो राइट आंसर ए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द एक्ट ऑफ रिट्रीविंग एग्जिस्टिंग डेटा फ्रॉम द मेमोरी इज कॉल्ड। यहाँ पे कह रहा है कि डेटा को रिट्रीव करना, जो एग्जिस्टिंग डेटा एग्जिस्ट कर रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रीड आउट, रीड फ्रॉम, रीड ऑल ऑफ द अबव। जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सारा ही कहते हैं, रीड आउट भी कहते हैं, रीड फ्रॉम भी कहते हैं, रीड भी कर सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी, ये सारा ही हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा है कि रैम इज यूज्ड एज शॉर्ट मेमोरी एज इट इज। यहाँ पे कह रहा है कि रैम क्या है, शॉर्ट मेमोरी है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सपेंसिव, स्मॉल कैपेसिटी, प्रोग्रामेबल, वोलाटाइल। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है यूज्ड एज शॉर्ट मेमोरी, मतलब कि टेम्पररी डेटा को होल्ड करता है हमारा रैम, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वोलाटाइल। यहाँ पे देखो कुछ लोग क्या कहेंगे कि एक्सपेंसिव होता है तो एक्सपेंसिव लगा देंगे, लेकिन यहाँ पे देखो मेंशन क्या हुआ, यूज्ड एज शॉर्ट मेमोरी, क्योंकि उसको वो, जिसको हम लोग शॉर्ट मेमोरी क्यों कहते हैं, क्योंकि वो वोलाटाइल है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आई होप आपको पता होगा कि वोलाटाइल का मतलब क्या होता है, मैंने थ्योरी में बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेंशन किया हुआ है कि द कंप्यूटर मेमोरी यूज्ड फॉर टेम्पररी स्टोरेज ऑफ डेटा एंड प्रोग्राम इज कॉल्ड। जो हमारा कंप्यूटर मेमोरी है यूज करता है टेम्पररी स्टोरेज डेटा को, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रोम, रैम, पी रोम, ई पी रोम। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रैम कहते हैं, जो हमारा टेम्पररी डेटा को होल्ड करता है। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो है, द मेमोरी विच इज प्रोग्राम्ड एट द टाइम ऑफ इट्स मैन्युफैक्चर इज। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा मेमोरी है जो मैन्युफैक्चर है, मतलब कि जब हमारा सिस्टम बन रहा होता है तभी हमारा मतलब कि प्रोग्राम किया जाता है, प्रोग्राम राइट किया जाता है। रोम है, रैम है, पी रोम, ई पी रोम, वो कौन सा है, रोम है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस। यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कौन सा सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है, एएलयू, सीपीयू, फ्लॉपी डिस्क, नॉन ऑफ द अबव। तो एएलयू देखो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, ये तो मेमोरी है ही नहीं। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये भी मेमोरी नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा है, एज अ मेमोरी हमारा वर्क करता है, फ्लॉपी डिस्क। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। ए में देखो मेंशन किया हुआ है, कैश मेमोरीज आर बिगर देन रैम। यहाँ पे कह रहा है कि कैश मेमोरी जो है रैम से बड़ा है, क्या सही है, गलत है, कैश मेमोरी तो हमारा छोटा होता है ना रैम से। नेक्स्ट देखो है, कैश मेमोरी आर स्मॉलर देन रैम, ये हो सकता है। रोम आर फास्टर देन रैम, रोम से फास्ट, रोम रैम से फास्ट नहीं होता है, रैम हमारा फास्ट होता है, तो ये भी गलत हो गया। इंफॉर्मेशन इन रोम कैन बी रिटेन बाय यूजर, गलत है। रोम का जो डेटा होता है मतलब प्रोग्राम होता है वो यूजर के द्वारा नहीं होता है, ये क्या होता है, मैन्युफैक्चर होता है।
जब हमारा सिस्टम बन रहा होता है तभी मेंशन किया जाता है, तभी रिटर्न किया जाता है इसमें। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज नॉन वोलाटाइल। यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कौन सा मेमोरी नॉन वोलाटाइल है? रैम, रोम, कैश, रोम एंड कैश। तो हमारा नॉन वोलाटाइल कौन सा होता है? रोम होता है। रोम का जो डेटा होता है वो क्या होता है? डिलीट नहीं होगा। अगर हमारा सिस्टम बंद भी हो जाएगा तो वोलाटाइल का मतलब समझ में आ ही रहा होगा। नॉन वोलाटाइल का मतलब हम लोगों ने काफी डिटेल में डिस्कस किया है थ्योरी में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेम ऑफ रैम। यहाँ पे करेंगे इनमें से कौन सा रैम के नेम नहीं है? मतलब कि हम लोगों ने रैम का टाइप पढ़ा था। रैम के दो टाइप्स है, एस रैम और डी रैम। तो यहाँ पे देखो एस रैम है, डी रैम है और आर डी आर ए एम है और नॉट। तो आर डी आर एम जैसा हम लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? नॉट पूछ रहा है। क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा। समटाइम्स क्या होता है कि नॉट पढ़ते ही नहीं है लोग, और जो हमारा हो रहा होता है आंसर वही गलत करके आ जाते हैं। तो आता हुआ क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन तो बिल्कुल भी गलत करके नहीं आना है जस्ट बिकॉज कि हम लोग क्वेश्चन सही से नहीं पढ़े। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर डी रैम। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो है, A set of flip-flop integrated together is called। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि फ्लिप फ्लॉप को अगर हम लोग मिला दें, इंटीग्रेट कर दें साथ साथ, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? काउंटर कहते हैं, एडर कहते हैं, रजिस्टर कहते हैं, नॉन ऑफ द अबव कहते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे ये समझो कि फ्लिप फ्लॉप होता क्या है। हम लोग आगे पढ़ेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में डिटेल में। फ्लिप फ्लॉप क्या होता है कि 1 बिट डेटा स्टोरेज मेमोरी कह सकते हो कि होता है। ये सिर्फ क्या करता है? 1 बिट डेटा को स्टोर करता है। और यही हम लोग बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप को मिला देते हैं ना, तो हमारा बन जाता है रजिस्टर। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? रजिस्टर। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बूट सेक्टर फाइल ऑफ द सिस्टम आर स्टोर्ड इन विच कंप्यूटर मेमोरी। यहाँ पे देखो क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमारा बूट सेक्टर फाइल होता है, बूट सेक्टर मतलब कि जो हमारा सिस्टम रिस्टार्ट या फिर स्टार्ट होता है ना, उसको कहते हैं बूटिंग। और उसमें जो हमारा प्रोग्राम लिखा हुआ रहता है वो कौन सा मेमोरी में होता है? रैम में होता है, रोम में होता है, कैश में होता है, रजिस्टर में होता है। तो वो प्रोग्राम हमारा रोम में लिखा हुआ रहता है। हम लोगों ने थ्योरी में कवर किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन, कि जो हमारा रोम है उसमें कौन सा डेटा स्टोर होता है। रैम का तो सबको पता होता है, ये क्या है? टेम्परेरी डेटा है, जिसपे भी हम लोग वर्क कर रहे हैं वो हमारा कहाँ स्टोर रहता है? रैम में होता है। बट रोम में कौन सा डेटा स्टोर रहता है? तो वो होता है हमारा बूट सेक्टर फाइल का डेटा। तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा बी। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो है, रैम इज फिल इन द ब्लैंक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। रैम हमारा क्या है? वोलाटाइल है एंड टेम्परेरी है, नॉन वोलाटाइल है, टेम्परेरी है, वोलाटाइल परमानेंट है, या फिर नॉन वोलाटाइल परमानेंट है। तो जो हमारा रैम है, देखो सबसे पहले तो हमारा वोलाटाइल है। नॉन वोलाटाइल तो गलत हो जाएगा, नॉन वोलाटाइल गलत हो गया। वोलाटाइल होता है हमारा रैम। उसके बाद क्या है? परमानेंट तो नहीं होता है ना हमारा रैम। रैम क्या होता है? टेम्परेरी होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोएस्ट इन द कंप्यूटर मेमोरी हायरार्की। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर मेमोरी हायरार्की जो अपन अभी हम लोगों ने कवर किया, उसमें सबसे लोएस्ट कौन सा है? कैश है, रैम है, सेकेंडरी मेमोरी, सीपीयू रजिस्टर। तो देखो सीपीयू रजिस्टर तो सबसे टॉप पे होता है, उसके बाद हमारा कैश होता है, फिर रैम होता है, फिर नीचे हमारा सेकेंडरी मेमोरी होता है। तो लोएस्ट पूछा है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द फास्टेस्ट स्पीड इन द कंप्यूटर मेमोरी हायरार्की। यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर मेमोरी हायरार्की में सबसे फास्ट स्पीड होता है? कैश का होता है, रजिस्टर का होता है, सीपीयू मेन मेमोरी होता है, या फिर डिस्क कैश का होता है। तो जो हमारा सबसे फास्ट होता है किसका होता है? रजिस्टर का होता है, क्योंकि ये क्या होता है? सीपीयू के अंदर जो होता है, तो ये सबसे फास्ट होता है। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो है, विच मेमोरी एक्ट एज अ बफर बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा मेमोरी एज अ बफर वर्क करता है? किसके किसके बीच में? सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में। तो यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं कि बफर क्या होता है। बफर क्या होता है ना, एक मेमोरी स्टोरेज होता है जहाँ के टेम्पररी डेटा को होल्ड करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन करा कि इनमें से कौन सा एज बफर काम करता है जो सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में होता है। सीपीयू हमारा यहाँ है, मेन मेमोरी हमारा है। तो सीपीयू में हमारा रजिस्टर होता है। तो इसके बाद क्या होता है? कैश होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है देखो, रैम है, रोम है, कैश है, स्टोरेज है। तो क्या हो जाएगा हमारा? कैश। कैश मेमोरी कोई एज बफर भी कहते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन पूछे भी गए हैं कि एज बफर हमारा कौन सा मेमोरी वर्क करता है, तो कौन सा हो जाएगा? कैश।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो है, विच कंप्यूटर मेमोरी चिप्स अलाउ साइमल्टेनियस बोथ रीड एंड राइट। साइमल्टेनियस मतलब होता है साथ साथ, मतलब कि इनमें से कौन सा मेमोरी चिप है जो साथ साथ अलाउ करता है क्या, रीड और राइट दोनों का। रोम है, रैम है, पी रोम है, ईईपी रोम है। तो हमारा कौन सा होता है, रैम होता है, जिसको कि हम लोग साथ साथ रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो है, इन विच टाइप ऑफ मेमोरी वंस द प्रोग्राम और डेटा इज रिटन इट कैन नॉट बी चेंज। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा मेमोरी है जो अगर एक बार प्रोग्राम रिटन हो गया है तो उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। ईपी रोम है, पी रोम है, या फिर ईपी रोम है। तो देखो ईपी रोम क्या होता है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, मतलब कि इसको हम लोग इरेज कर सकते हैं। हम लोगों ने थ्योरी में डिस्कस किया था। पी रोम के डेटा को हम लोग इरेज नहीं कर सकते, ईईपी रोम के डेटा को भी हम लोग इरेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि नहीं कर सकते, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो है, ईपी रोम्स डेटा कैन बी इरेज यूजिंग। यहाँ पे देखो क्वेश्चन कह रहा है कि ईपी रोम का जो डेटा होता है वो किसके थ्रू हम लोग इरेज कर सकते हैं। इट कैन बी डायरेक्टली रिप्रोग्राम्ड, हीट के थ्रू, या फिर हाई वोल्टेज अल्ट्रावायलेट लाइट के थ्रू, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ईपी रोम क्या होता है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसके डेटा को हम लोग हाई वोल्टेज अल्ट्रावायलेट लाइट के थ्रू हम लोग इरेज कर सकते हैं। तो सी इज द राइट आंसर। अगर वही हमारा यहाँ पे रहता है ईईपी रोम, तो हम लोग इलेक्ट्रिक के थ्रू हम लोग इरेज करते हैं डेटा को। यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है कि अगर हमें ब्लॉक वाइज ब्लॉक डेटा को इरेज करना है तो किसके थ्रू करेंगे। तो अगर हमें ब्लॉक वाइज ब्लॉक डेटा को इरेज करना है तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं ईईपी रोम। और अगर हमें पूरे डेटा को होल डेटा को इरेज करना है तो वहाँ पे हम लोग करते हैं ईपी रोम। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द स्मॉलेस्ट मेमोरी इंटिटी। यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है स्मॉलेस्ट मेमोरी इंटिटी को, मतलब कि हमारा मेमोरी अगर इस पार्ट में होता है, इसका जो छोटा छोटा पार्ट होता है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं। हम लोगों ने थ्योरी में इसको भी कवर किया है, ब्लॉक कहते हैं, सेल कहते हैं, स्टैंस कहते हैं, सेट कहते हैं, फिर नॉन ऑफ द अबव कहते हैं। तो वो क्या कहते हैं हम लोग, सेल कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। बी इज द राइट। टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज। आप लोग सुने होंगे मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। तो ये हमारा 3 टाइप्स है कंप्यूटर लैंग्वेज का। तो आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं मशीन लैंग्वेज से। अगर क्वेश्चन में आता है कि कंप्यूटर के कितने लैंग्वेज है, तो मशीन लैंग्वेज हमारा हो जाएगा, असेंबली लैंग्वेज हो जाएगा, और हाई लेवल लैंग्वेज होगा। तो बारी बारी से हम लोग सीखेंगे कि क्या होता है मशीन लैंग्वेज, क्या होता है असेंबली लैंग्वेज, और क्या होता है हाई लेवल लैंग्वेज। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सीखते हैं मशीन लैंग्वेज के बारे में। तो देखो फर्स्ट पॉइंट मैंने मेंशन किया है कि अ लैंग्वेज यूज्ड फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम इन विच इंस्ट्रक्शंस आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ नंबर सो दैट अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड एक्ट ऑन देम। तो मशीन लैंग्वेज क्या था ना, एक इंस्ट्रक्शन था जो रिटन किस में था, नंबर्स में था। और वो नंबर्स क्या था, देखो मैंने मेंशन किया है नीचे, 1 और 0। हमारा कंप्यूटर, जैसे कि आप लोग सुने होंगे कि हमारा कंप्यूटर क्या समझता है, सिर्फ 0 और 1 समझता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं समझता है हमारा कंप्यूटर, सिर्फ 0 और 1 समझता है। जैसे हम लोग प्रोग्राम वगैरह लिखते हैं तो वो क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज से वो कन्वर्ट करता है मशीन लेवल लैंग्वेज में। तो जो भी हम लोग लिखते हैं ना उसको कन्वर्ट करता है 0 1 के फॉर्म में, फिर हमारा मशीन समझता है। हमारा कंप्यूटर जो है वो सिर्फ समझता है 0 और 1 को। तो यहाँ पे मैंने वही मेंशन किया है कि मशीन लैंग्वेज क्या है, वो एक इंस्ट्रक्शन है जो किसके फॉर्म में है, नंबर्स के फॉर्म में है, जो वो समझता है कि हमें क्या परफॉर्म करवाना है। नेक्स्ट पॉइंट देखो मैंने मेंशन कर दिया है कि द मशीन लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ वंस एंड जीरो एज बाइनरी डिजिट। तो वंस एंड जीरो को क्या बोलते हैं, बाइनरी डिजिट बोलते हैं। तो अगर क्वेश्चन में आए कि हमारा कंप्यूटर जो है वो क्या समझता है, क्या अंडरस्टैंड करता है, तो अगर नंबर के फॉर्म में रहे तो क्या होगा, 1 एंड 0, और वहीं पे हमारा बाइनरी लैंग्वेज भी रह सकता है। तो हम लोग इसको याद रखेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मशीन लैंग्वेज क्या है। अगर कोई पूछता है कि मशीन लैंग्वेज क्या है, तो बस हम लोग सीधा इतना ही बोलेंगे कि एक इंस्ट्रक्शन है, कह सकते हैं कि जो कंप्यूटर समझता है, जो कि क्या होता है, नंबर्स के फॉर्म में होता है। और वो नंबर्स क्या होता है, 0 और 1। नेक्स्ट देखो हमारा है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज क्या होता है कि एन असेंबली लैंग्वेज इज अ टाइप ऑफ लो लेवल लैंग्वेज दैट इज इंटेंडेड टू कम्युनिकेट डायरेक्टली विथ अ कंप्यूटर्स हार्डवेयर। जो हमारा असेंबली लैंग्वेज होता है ना,
वो कम्युनिकेट करता है किसके साथ, हार्डवेयर के साथ। असेंबली कोड इज कन्वर्टेड इनटू एग्जीक्यूटेबल मशीन कोड बाय यूटिलिटी प्रोग्राम रेफर्ड टू एज एन असेंबलर। तो देखो जो असेंबली लैंग्वेज होता है ना, जैसे हमारा हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, कंपाइलर कहते हैं। तो उसी तरह से असेंबली लैंग्वेज से मशीन लेवल लैंग्वेज, क्योंकि हमारा कंप्यूटर तो सिर्फ समझता है क्या, मशीन कोड समझता है ना, मशीन लैंग्वेज समझता है। तो मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब कि असेंबली लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हमारा यहाँ पे होता है असेंबलर। तो अगर क्वेश्चन में ये आता है कि हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट जो करता है उसको क्या कहते हैं, तो कंपाइलर कहते हैं या फिर इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर। और असेंबली लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, असेंबलर। तो असेंबली लैंग्वेज क्या है ना, वो भी लो लेवल लैंग्वेज है जो डायरेक्टली कम्युनिकेट किससे करता है, हार्डवेयर के साथ। और अगर आप लोग कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़े होंगे तो वो जो हम लोग देखते हैं ना कि मूव होता है लिखा हुआ, लोड का एलओडी होता है, तो ये सब क्या होता है, एक निमोनिक होता है। तो इसको ये भी कह सकते हैं जो हमारा असेंबली लैंग्वेज होता है ना, वो क्या होता है, निमोनिक में होता है। अगर आप लोग कंप्यूटर आर्किटेक्चर में पढ़े होंगे मशीन इंस्ट्रक्शन तो आपको याद होगा। तो ये हमारा क्या होता है, जो हमारा असेंबली लैंग्वेज होता है वो क्या होता है, निमोनिक फॉर्म में होता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं असेंबली लैंग्वेज। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि असेंबली लैंग्वेज क्या है। नेक्स्ट देखो हमारा है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज इज अ कंप्यूटर लैंग्वेज विच कैन बी अंडरस्टूड बाय द यूजर। जो हमारा हाई लेवल लैंग्वेज होता है वो किसके द्वारा अंडरस्टूड होता है, यूजर के द्वारा। और जो हमारा मशीन लेवल लैंग्वेज होता है वो किसके द्वारा होता है, सिस्टम के द्वारा। तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है एग्जाम्पल्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस इन एक्टिव यूज टुडे इंक्लूड, जैसे पाइथन हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, विजुअल बेसिक हो गया, डेल्फी हो गया, पर्ल, पीएचपी। ये सब हमारा क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज में आता है। जावा, सी शार्प, सी प्लस प्लस, तो ये सब हमारा किस में आ गया, हाई लेवल लैंग्वेज में आ गया। तो देखो ये सब क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जांपल्स हैं। अब जैसे मशीन लेवल लैंग्वेज के एग्जांपल्स क्या था, बाइनरी था। उसी तरह से हमारा हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जांपल्स क्या है, ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब जैसे कि देखो इसमें भी कैटेगरी होते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज में ही कह सकते हो कि प्रोसीजरल लैंग्वेज होते हैं, फंक्शनल लैंग्वेज होते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं, जैसे कि पाइथन हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, ये सब क्या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा क्या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो आई होप आपको टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज समझ में आया होगा। 3 कैटेगरी में होते हैं। अगर क्वेश्चन में आता है कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज बताओ तो 3 ही होते हैं, मशीन लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक देखो हमारा है टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। तो हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। हम लोग इतना सारा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं बट हमें पता ही नहीं होता कि ये कौन सा सॉफ्टवेयर हम लोग यूज कर रहे हैं। तो हमारा जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है वो 3 टाइप्स के होते हैं। कौन सा होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, समटाइम्स क्वेश्चन में डायरेक्ट ये पूछ दिया जाता है कि कौन सा हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और उसमें ऑप्शन दे दिया जाता है कि कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर का दे देगा, कुछ यूटिलिटी का दे देगा, कुछ एप्लीकेशन का दे देगा, और आपको चूज करना होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं। मैं यहाँ पे क्वेश्चन भी करवाऊंगी अभी इसके बाद, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है। तो देखो मैंने फर्स्ट पॉइंट मेंशन किया है, सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट हेल्प्स द यूजर टू रन कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एंड मैनेज द इंटरेक्शन बिटवीन देम। अब जैसे देखो हम लोगों ने पहले दिन क्लास में सीखा था कि जैसे हम लोगों ने महंगा से महंगा कंप्यूटर लेकर आ गए और उसमें हम लोग अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ही ना डाले तो वो क्या कोई काम करेगा, नहीं करेगा। और जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है ना वो किस में आता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करता है, जो हमारा यूजर है और जो हमारा हार्डवेयर है उन दोनों के बीच में क्या करवाता है, कम्युनिकेट करवाता है, इंटरेक्शन करवाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखो मेंशन किया है कि दीज सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स आर डिजाइन टू रन अ कंप्यूटर्स एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड हार्डवेयर। तो देखो जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ना, कह सकते हैं कि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पे कि हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मतलब कि जो भी हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। बट अभी हम लोग इतना समझते हैं कि जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है किसके लिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मतलब कि जहाँ पे हमारा रन कर सके। जैसे मैं भी एक एग्जांपल देती हूँ कि एम एस वर्ड जो है वो है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर।
तो अगर सोचो, अगर हमारे सिस्टम में, हमारे लैपटॉप में, कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डालेंगे तो क्या हमारा एम एस वर्ड इंस्टॉल होगा? नहीं होगा ना। बट एम एस वर्ड नहीं भी है तो कोई बात नहीं, हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये क्या है, हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, किसके लिए? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए, मतलब कि जहाँ पे हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन कर सके, काम कर सके। एंड नेक्स्ट पॉइंट देखो मैंने मेंशन करा है, इट सिट्स बिटवीन द हार्डवेयर एंड द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो किसके किसके बीच में होता है? हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में। तो ये तो 3 पॉइंट मैंने मेंशन किया किसके बारे में? सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। अगर हम लोग एग्जाम्पल्स की बात करें कि क्या क्या हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, तो जैसे देखो ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई भी हो सकता है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है, एप्पल है, ये एप्पल आईओएस है मोबाइल के लिए। यहाँ पे देखो एप्पल मैक ओएस है, लैपटॉप के लिए एंड्रॉयड है, सेंट ओएस है, लिनक्स है, उबंटू है, यूनिक्स है। ये सब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये सब किस में आएगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर में आएगा। नेक्स्ट देखो डिवाइस ड्राइवर है। डिवाइस ड्राइवर क्या होता है? डिवाइस ड्राइवर क्या होता है कि जैसे जो भी हमारा हार्डवेयर होता है ना, अगर आप लोग विंडोज 7 यूज किए होंगे तो क्या होता था कि जितने भी आप अलग से हार्डवेयर यूज कर रहे हैं उसके लिए आपको एक ड्राइवर का जरूरत पड़ता है। अभी क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट दिया हुआ ही रहता है। बट पहले में क्या होता था कि अलग से एक कैसेट मिलता था, सीडी मिलता था, जिसके थ्रू हमें इंस्टॉल करना होता था हमारे सिस्टम में, तभी हमारा वो डिवाइस वर्क करेगा, रन करेगा हमारे सिस्टम में, अदरवाइज वो नहीं करता था। इवन आप इंटरनेट भी यूज कर रहे हो तो उसके लिए भी हमें क्या यूज करना पड़ता था? ड्राइवर यूज करना पड़ता था। तो वही हमारा है डिवाइस ड्राइवर। तो जैसे उसमें हो गया बायोस डिवाइस ड्राइवर, हो गया प्रिंटर ड्राइवर, हो गया साउंड कार्ड ड्राइवर, हो गया रोम ड्राइवर, हो गया वीजी हो गया। तो ये तो सिर्फ मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया, जितने भी डिवाइसेस थे ना उन सब के लिए हमें क्या करना पड़ता था? ड्राइवर यूज करना पड़ता था। तो ये सब किस में आएगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर में आएगा। और यहाँ से क्वेश्चन भी बने हुए हैं कि जो हमारा डिवाइस ड्राइवर है वो किस में आता है? तो ये किस में आता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है। जिससे नेक्स्ट देखो फर्मवेयर है। फर्मवेयर में क्या आता है? यूईएफआई, यूनाइटेड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस, और एक है हमारा बायोस। ये तो पता ही होगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और नेक्स्ट है देखो हमारा यूटिलिटी। तो ये यूटिलिटी क्या होता है ना कि अलग से हमारा एक टाइप्स भी आ जाता है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, बट इसको हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर भी ऐड कर सकते हैं। ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही पार्ट है। तो ये सब हमारा किसका एग्जाम्पल था? सिस्टम सॉफ्टवेयर का। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है। नेक्स्ट देखो हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है ना, सिस्टम सॉफ्टवेयर के ही पार्ट्स हैं। बट ये क्या करता है कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं करता है ना वो हमारा करता है कौन? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जैसे कि यहाँ पे देखो मैंने मेंशन किया है कि द यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट हेल्प टू मेंटेन द प्रॉपर एंड स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। मतलब कि हमारा सिस्टम अच्छे से वर्क करे, स्मूथली वर्क करे, हर फंक्शन सही से काम करे, ये सब कौन करता है? हेल्प यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जैसे कि हम लोग ड्राइव बनाते हैं ना, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, तो ये सब किसका काम होता है? हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का। अगर जैसे हमारे सिस्टम में एंटीवायरस हम लोग डालते हैं तो वो सब क्या हो गया? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। मतलब कि हमारा सिस्टम क्या होता है, उसकी वजह से हमारा स्मूथ वर्क करता है, अच्छे से काम करता है। तो जितने भी मतलब कि डिस्क फ्रेगमेंट कर सकते हो इसको, तो जितने भी मतलब कि हेल्प करता है स्मूथ फंक्शनिंग में, प्रॉपर वर्क करे हमारा सिस्टम, तो ये सब किस में आएगा? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में। नेक्स्ट पॉइंट देखो मेंशन किया है, इट असिस्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम टू मैनेज, ऑर्गेनाइज, मेंटेन एंड ऑप्टिमाइज द फंक्शनिंग ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ये किस में हेल्प करता है? जैसे कि मैनेज करना हो, ऑर्गेनाइज करना हो, मेंटेन करना हो, तो ये सब किस में करता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में। तो यहाँ पे देखो कुछ एग्जांपल्स है, ये एंटीवायरस के एग्जांपल्स है, विनरार है, डिस्क फ्रेगमेंटर है, विनजिप है, विंडोज फाइल एक्सप्लोरर है। ये सब किस में आता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आता है। तो यहाँ से क्वेश्चन भी बने हुए हैं कि कौन सा हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स हैं, तो स्पेशली ऑप्शन आपको इसके बारे में दिया हुआ था, डिस्क फ्रेगमेंटर हो गया, एंटीवायरस हो गया, तो ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में। उसके बाद देखो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? एप्लीकेशन प्रोग्राम्स और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस आर end user computer programs developed primarily to provide a specific functionality to the user। तो देखो मोटा मोटी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है ना कि कोई पर्टिकुलर वर्क के लिए डिजाइन किया गया हो, उसको हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मतलब कि जैसे हमारा देखो एम एस ऑफिस, ये क्या है? पर्टिकुलर कोई ना कोई वर्क करवाने के लिए यूज किया हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर जिसमें कि हम लोग वॉइस वगैरह, सॉन्ग वगैरह सुनते हैं, तो वो क्या है? पर्टिकुलर उस काम के लिए डिजाइन किया गया, यूज करते हैं हम लोग, तो वो हमारा हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वेब ब्राउजर हो गया,
मतलब कि जो भी पर्टिकुलर वर्क के लिए डिजाइन किया गया उसको हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया, देखो वर्ड प्रोसेसर हो गया, डेटाबेस सॉफ्टवेयर हो गया, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर हो गया, वेब ब्राउजर हो गया, तो ये सब किसके एग्जांपल्स हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 टाइप्स सॉफ्टवेयर पढ़ा, एक पढ़ा सिस्टम, एक पढ़ा यूटिलिटी और एक पढ़ा एप्लीकेशन। तो देखो कह सकते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल तुम क्या पढ़े थे? ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब कि ये क्या है? एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पे कि हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर अच्छे से रन कर सके। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या था? कि हमारे सिस्टम में मैनेज करने का काम, या फिर कहो कि स्मूथ वर्क करे, हमारा अच्छे से फंक्शनिंग करे, तो उसमें क्या था? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? कि जो पर्टिकुलर कोई वर्क के लिए डिजाइन किया गया है उसको हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो बस इतना ही याद रखना है और ज़्यादा लेंथी इसको नहीं बनाना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, यूटिलिटी क्या है और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है। इसके एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, तो आपको याद रखिएगा। समटाइम्स क्वेश्चन में चूज करने दे दिया जाता है कि जैसे अगर पूछ देगा कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बताओ, और कुछ आपको दे देगा डिवाइस ड्राइवर ऑप्शन में दे देगा, कुछ दे देगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल, तो आपको ध्यान रखना होगा कि कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो ये कुछ था हमारा आज का टॉपिक। तो चलिए आज हम लोग थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा कि इन सब टॉपिक से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर के टाइप्स नहीं है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ड्राइवर सॉफ्टवेयर। तो अभी अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? सॉफ्टवेयर 3 टाइप्स के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ड्राइवर सॉफ्टवेयर टाइप्स नहीं है। ड्राइवर सॉफ्टवेयर किसका पार्ट है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का। तो इसको हम लोग याद रखेंगे। देखो क्वेश्चन ना, अब लगेगा किसी को कि ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन ना इजी ही होते हैं। जो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है ना उसके लिए क्वेश्चन 80% इजी ही होते हैं, बट हार्ड क्या बना देता है? ऑप्शन। जैसे कि इस बार की एग्जाम जो था बीपीएससी टीआरई का, इसमें क्या था? 5 ऑप्शन दिए हुए थे, ए बी सी डी ई। अब जैसे ए में कुछ दिया हुआ है, बी में कुछ दिया हुआ है, सी में कुछ दिया हुआ है, और डी में क्या था? मोर देन वन, और ई में क्या था? नन। अब मोर देन वन से आधे स्टूडेंट का फीडबैक था कि मैम ये ऑप्शन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया था। मतलब कि अगर आपको एक ऑप्शन का आंसर पता है, मतलब कि ये ऑप्शन आपको पता है और ये दोनों के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या पता इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन हमारा हो सकता है कि सही हो। तो ये ऑप्शन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रहा था हर किसी को, और ये ऑप्शन ना हर क्वेश्चन में था, मतलब कि सारे क्वेश्चन में ये था मोर देन वन। तो क्वेश्चन देखो इजी ही रहता है, हार्ड कौन बना देता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट कौन बना देता है? ऑप्शन। कंफ्यूज कर देता है। तो हो सकता है कि जैसे यहाँ पे क्या रहता? ऑल रहता, तो हम लोग क्या करते? ऑल लगा देते, बट ये हो जाता गलत। हमारा क्या है? 3 ही है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ड्राइवर। हमारा सॉफ्टवेयर के टाइप नहीं है, ये क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर के पार्ट। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। डी इज द राइट आंसर। यहाँ पे नॉट पूछा है तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो है, अ सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स यूज्ड ऑन अ कंप्यूटर टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क इज कॉल्ड। तो देखो यहाँ पे क्या पूछा है? अ सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम यूज टू कंप्यूटर टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क इज कॉल्ड। उसको हम लोग क्या कहते हैं? कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन कहते हैं, प्रोसेसर कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। तो सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम को हम लोग क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो है, which software is used to manage and control the hardware components and allow interaction between the hardware and the other different types of software। यहाँ पे देखो क्वेश्चन कह रहा है कि वो कौन सा सॉफ्टवेयर जो मैनेज करता है, कंट्रोल करता है और अलाउ करता है इंटरेक्शन बिटवीन हार्डवेयर और अदर। तो वो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा है कि द मेन फंक्शन ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टू टर्न डेटा इनटू। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि मेन फंक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर इज टर्न डेटा। डेटा का अगर हमें इसको कन्वर्ट करें मेन फंक्शन में तो वो क्या कहलाता है? इंफॉर्मेशन, प्रोग्राम, ऑब्जेक्ट, या फिर बोथ, ए और सी दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंफॉर्मेशन।
हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर? ए इज द राइट आंसर। अब देखो यहाँ पे डेटा है और यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, तो ये दोनों में डिफरेंट क्या है, तो आई होप आपको पता होगा। वैसे मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो डेटा है ना हमारे सिस्टम में कुछ भी, जैसे कि हमारा हो गया राम बॉय इज अ गुड। ये देखो एक हमारा है राम इज अ गुड बॉय। तो देखो ये क्या है, डेटा है हमारा, बट ये क्या है, इन्फॉर्मेशन। हमें एक इन्फॉर्मेशन बता रहा है कि राम क्या एक गुड बॉय है, ये एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है। बट यहाँ से कुछ समझ में आ रहा है, बट ये क्या है, इसको कह सकते हैं कि डेटा है, बट ये क्या है, इन्फॉर्मेशन है। तो यही डिफरेंस है डेटा में और इन्फॉर्मेशन में। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो है बग मीन्स। बग क्या होता है? लॉजिकल एरर इन द प्रोग्राम, सिंटैक्स एरर इन द प्रोग्राम, रन टाइम एरर, ऑल ऑफ द अबव। तो देखो जो बग होता है ना वो क्या होता है? लॉजिकल एरर इन द प्रोग्राम, मतलब कि जो यूजर के द्वारा, मतलब कि ये सिस्टम का कोई भी दोष नहीं है। बग किसको कहते हैं? जैसे सपोज कि आप कोई प्रोग्राम लिख रहे हो और आपने लॉजिकली कुछ मिस्टेक किया हो, मतलब कि आपने लॉजिक सही से नहीं लगाया हो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? राइट आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। यहाँ पे देखो पूछ रहा है ना कि इसमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर के पार्ट है? ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ब्राउजर या फिर बोथ ए एंड बी। तो कौन सा है? ए और बी दोनों है सिस्टम सॉफ्टवेयर के पार्ट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम भी और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब मिस्टेक इन अ एल्गोरिदम that generates incorrect result or output is called। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि अब मिस्टेक इन एल्गोरिदम, अगर आप कोई एल्गोरिदम में मिस्टेक करते हो तो हमारा इनकरेक्ट रिजल्ट होगा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? लॉजिकल एरर, सिंटैक्स एरर, कंपाइल टाइम एरर या फिर प्रोसीजरल एरर। तो देखो ये क्या था, अभी जो अपन अभी पढ़े बग, ये क्या है? वही तो है। यहाँ पे क्या कर रहा है देखो, मिस्टेक इज एन एल्गोरिदम, आप एल्गोरिदम में कुछ मिस्टेक कर रहे हो, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? लॉजिकल एरर, क्या आप लॉजिक सही से नहीं लगा रहे हो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डेवलप फॉर परफॉर्मिंग पर्टिकुलर टास्क रिलेटेड टू मैनेजिंग कंप्यूटर रिसोर्सेज। तो देखो आ गया ना क्वेश्चन, यहाँ पे देखो मेंशन क्या किया हुआ है? पर्टिकुलर टास्क। वो सॉफ्टवेयर कौन सा है, वो प्रोग्राम जिसको कि पर्टिकुलर टास्क के लिए डिजाइन किया गया था। अभी हम लोग क्या पढ़े थे? सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या फिर हेल्पर सॉफ्टवेयर। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो पर्टिकुलर कोई वर्क के लिए डिजाइन किया गया है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ काइंड ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर के टाइप्स नहीं है? बायोस सॉफ्टवेयर, यूनिक्स लिनक्स, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एंड मैक ओएस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो देखो यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर सारा ही है, ये क्या है? हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। यहाँ पे नॉट पूछा है, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो चूज द ऑड वन आउट। यहाँ पे देखो क्या है कि ऑड वन आउट चूज करो। जैसे हम लोग रीजनिंग में पढ़ते हैं ना ऑड वन आउट, मतलब कि इसमें क्या होगा कि चार ऑप्शन कोई सेम जैसा होगा और एक क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो जैसे देखो यहाँ पे है इंटरप्रेटर, कंपाइलर, एमएस वर्ड, ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्रामर। तो देखो ये सब क्या है? सॉफ्टवेयर है। इंटरप्रेटर हो गया, कंपाइलर हो गया, एमएस वर्ड हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ये सब क्या है? सॉफ्टवेयर है। बट प्रोग्रामर क्या है? डिफरेंट है ना, प्रोग्रामर प्रोग्राम करने वाला। तो ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर। ई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोन एज ऑफिस ओरिएंटेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे क्वेश्चन करें कि इनमें से कौन सा ऑफिस ओरिएंटेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? इंटरप्रेटर, कंपाइलर, एडिटर, नेटवर्क सॉफ्टवेयर, बैकअप सिस्टम, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, डेटाबेस या फिर बोथ। तो देखो ऑफिस ओरिएंटेड कौन सा है? वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट और डेटाबेस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो which among the following application software can be used to create, edit and print document। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसको कि हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, उसमें एडिट कर सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को।
यहाँ देखो डॉक्यूमेंट मेंशन किया है, स्प्रेडशीट, वर्ड प्रोसेसिंग, डेटाबेस सॉफ्टवेयर, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, वर्ड प्रोसेसिंग। इसी में हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ काइंड ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखो यहाँ पे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। वर्ड प्रोसेसर, डेटाबेस, ब्राउजर, डिवाइस ड्राइवर। तो देखो डिवाइस ड्राइवर क्या था, सिस्टम सॉफ्टवेयर। यहाँ पे क्या पूछा है कि नॉट अ काइंड ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये सेम क्वेश्चन है, ये क्या हो जाएगा, डिवाइस ड्राइवर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के काइंड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेंशन किया हुआ है, विच एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज यूज टू परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन रो एंड कॉलम ऑफ डेटा। यहाँ पे देखो कह रहा है कि इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो परफॉर्म करता है कैलकुलेशन के लिए रो एंड कॉलम, रो और कॉलम में। तो ये कौन सा होता है हमारा, वर्ड प्रोसेसिंग होता है, या फिर प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स होता है, या फिर डेटाबेस होता है, या फिर स्प्रेडशीट होता है। तो क्या होता है वो हमारा स्प्रेडशीट होता है, जिसमें कि क्या होता है, रो होता है, इसको हम लोग रो कहते हैं, इसको हम लोग कॉलम कहते हैं, और ये जो सिंगल होता है इसको हम लोग सेल कहते हैं। तो ये भी याद रखेंगे। समटाइम्स क्वेश्चन में पूछ ले जाते हैं कि टोटल कितने रो होते हैं, कितने कॉलम होते हैं। अब तो नहीं आते हैं एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल के क्वेश्चन, बट हो सकता है अगर पूछ देता है तो आप लोग इसको भी एक बार देख लीजिएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो है, which utility software helps to protect the computer system from viruses and prevent the computer system files from being corrupt। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो हेल्प करता है सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है, किसके लिए, वायरस के लिए, जिसमें कि हमारा फाइल सॉफ्टवेयर करप्ट ना हो। डिस्क क्लीनअप, डिस्क फ्रेगमेंटर, एंटीवायरस। और तो वो क्या होता है, हमारा एंटीवायरस होता है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ यूटिलिटी सिस्टम सॉफ्टवेयर। यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कौन सा यूटिलिटी सिस्टम सॉफ्टवेयर के टाइप्स नहीं है। एंटीवायरस, फायरवॉल्स, डिस्क फ्रेगमेंटर, एमएस डॉस। तो कौन सा नहीं है हमारा, तो देखो यहाँ पे कह रहा है यूटिलिटी सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, एमएस डॉस। एमएस डॉस क्या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर नहीं है, क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये सब हमारा क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, डी इज द राइट आंसर। टॉपिक है हमारा वेब मेल और ईमेल। दो टॉपिक मैंने यहाँ पे लिया है, दोनों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप लोग सुने होंगे मेल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं एग्जामिनेशन में, तो आज मैं इसको कवर करूंगी और इसके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि वेब मेल क्या होता है, क्योंकि हर किसी को लगता है ना कि वेब मेल, ईमेल, जीमेल, एक हमारा जीमेल भी होता है। तो ये सब क्या लगता है कि सब सेम चीज़ें हैं, बट सेम चीज़ें नहीं है। इन दोनों में तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बट फिर भी अगर किसी से पूछो डायरेक्ट, तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सबको प्रॉब्लम होगा, सबको किसी को नहीं पता होगा, बट हाँ कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लगता है कि ईमेल और जीमेल सेम ही है। तो आज हम लोग ये दोनों में डिफरेंस क्लियर करेंगे कि क्या होता है ईमेल, क्या होता है जीमेल, और क्या है हमारा वेब मेल। तो देखिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे वेब मेल के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने मेंशन करा है, वेब मेल इज अ क्लाउड बेस्ड सर्विसेज or web-based email system that allow you to access and use your email from ऑलमोस्ट एनीवेयर थ्रू इन इंटरनेट कनेक्शन। देखो वेब मेल क्या है ना, क्लाउड बेस्ड सर्विसेज है, सर्विस प्रोवाइडर कह सकते हो। कि जैसे कि हम लोग, अब क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है कि आप लोगों को पता ही होगा कि जैसे हमारे फ़ोन में जीमेल है, तो जीमेल के लिए क्या हमें एक्स्ट्रा स्पेस की ज़रूरत तो नहीं पड़ती है ना, कि हमारा उसमें कुछ भी मेमोरी स्पेस लग रहा है, नहीं लग रहा है ना। जैसे हमारे फ़ोन में गूगल फ़ोटोज़ होते हैं, तो उसके लिए क्या हमें एक्स्ट्रा स्पेस देना पड़ता है, नहीं देना पड़ता है ना। वो क्या है हमारा क्लाउड पे, मतलब कि स्टोरेज, जैसे हमें मेंशन किया हुआ रहता है कि 20 GB या फिर 15 GB, कुछ ईमेल का कुछ रहता है ऐसे ही 15 GB। इतना तक आप मतलब कि डेटा को स्टोर कर सकते हो अपने मेल पे। इससे ज़्यादा अगर आप करना चाहते हो तो आपको फिर बाई करने का एक ऑप्शन आएगा कि आप परचेज करो, उसके बाद आप अपने डेटा को इस पर रख सकते हो। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं कोई एक सर्वर है जहाँ पे हमारा डेटा सेव हो रहा है, बट उसके लिए हमारे फ़ोन के डिवाइसेस या फिर मेमोरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यही हमारा होता है क्लाउड। तो जो हमारा वेब मेल है ना, ये क्या है, क्लाउड बेस्ड सर्विस प्रोवाइडर है। मतलब कि अगर हमारे सिस्टम में नेट है, तो ज़रूरी नहीं कि उसके लिए हमें प्रॉपर एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे हमारा क्या होता है, ईमेल के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ता है, जो हमारा जीमेल होता है, गूगल मेल होता है। तो उसमें हम लोग जाकर
उसमें हम लोग जाकर ईमेल अपना डालते हैं और फिर हमारा ईमेल ओपन होता है। बट वेबमेल क्या कहता है कि हम इसको कहीं भी ओपन कर सकते हैं। अगर हमारे सिस्टम में, लैपटॉप में, जैसे कि फ़ोन में, कहीं भी मतलब कि इंटरनेट है, तो हम कहीं भी गूगल पे सर्च करके gmail.com, उसके बाद हम खोल सकते हैं। और ज़रूरी नहीं कि मेल ही, वेबमेल पे हम लोग रेडिट मेल होता है, आउटलुक होता है, बहुत सारे मेल होते हैं, तो वो सब हम लोग ओपन कर सकते हैं। तो वही यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि योर मेल फ्रॉम ऑलमोस्ट एनीवेयर थ्रू इंटरनेट कनेक्शन, मतलब कि अगर हमारे सिस्टम में ईमेल है तो हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो मेंशन किया है, वेबमेल इज कन्वीनियंट बिकॉज इट कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनी डिवाइसेस विद एन इंटरनेट कनेक्शन एंड अ वेब ब्राउजर विदाउट द नीड टू इंस्टॉल एनी सॉफ्टवेयर। मतलब कि वेबमेल के लिए हमें कोई भी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है, हम लोग किसी भी फ़ोन में, लैपटॉप में, कहीं भी मतलब कि हम ओपन कर सकते हैं, बस इंटरनेट होना चाहिए। This make is particularly useful for users who need to access their email from multiple devices or location। तो ये तो हमारा हो गया वेबमेल। वेबमेल समझ में आ गया होगा। वेबमेल क्या होता है कि एक हमारा क्लाउड बेस्ड सर्विस प्रोवाइडर है, जिसमें कि हम लोग कहीं भी, किसी भी लैपटॉप से, सिस्टम से ओपन कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि उसके लिए हमें एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगा, बस उसमें क्या होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए। तो ये तो हमारा हो गया वेबमेल। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखो ईमेल, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगी तो आपको आइडिया लगेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। तो देखो फर्स्ट पॉइंट मैंने मेंशन किया है कि ईमेल स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल और इलेक्ट्रॉनिक मेलर। ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है, ई का होता है इलेक्ट्रॉनिक, मेल तो है ही, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल और या फिर इलेक्ट्रॉनिक मेलर भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, द मोस्ट कॉमनली यूज फीचर्स ऑफ द नेटवर्क इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन इज ईमेल। मतलब कि हमारा क्या होता है, ऑफिशियली बहुत ज़्यादा मतलब कि ईमेल हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि हम लोग भी व्हाट्सएप पे कुछ भी मतलब टाइप करके फ्रेंड लोग से बात करते हैं, बट अगर आपको ऑफिशियली कहीं पे कम्युनिकेट करना है तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं, ईमेल यूज करते हैं। इट इज़ द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। मतलब कि हम लोग क्या करते हैं, मैसेज सेंड करते हैं एक से दूसरे के पास। ये कह सकते हैं कि ये क्या है, प्रोफेशनली, जैसे कि हम लोग टेलीग्राम पे चैट करते हैं या फिर व्हाट्सएप पे करते हैं, तो वो क्या है, एक तरह से मतलब कि प्रोफेशनल नहीं हुआ वो। अगर आप ऑफिस में वर्क करते हैं या फिर किसी को ऑफिशियली मैसेज करना चाहते हैं तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं, ईमेल यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो मेंशन किया है, कम्युनिकेशन कैन बी टेक प्लेस बिटवीन टू टू मेनी यूजर्स। मतलब कि हम लोग यहाँ पे कम्युनिकेट करते हैं दो के बीच में या फिर दो से ज़्यादा लोगों के बीच में कर सकते हैं। इट नॉट ओनली सेंड द मैसेज इन टेक्स्ट format, but also we can add images and document in the form of PDFs, videos और other attachment। मतलब कि ऐसा नहीं है कि हम लोग ईमेल में सिर्फ टेक्स्ट ही कर सकते हैं। टेक्स्ट मतलब कि टाइप करके कुछ कर सकते हैं, हम उसमें पीडीएफ सेंड कर सकते हैं, वीडियोज कर सकते हैं, इमेज कर सकते हैं, कुछ भी मतलब कि अटैच कर सकते हैं हम लोग ईमेल में। नेक्स्ट पॉइंट देखो मेंशन किया है, लेटर इन 1972 रे टॉमिल्सन डेवलप द ARPANET into ARPANET's network email system and इन्वेंटेड इलेक्ट्रॉनिक मेल। अगर देखो क्वेश्चन में आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ईमेल का इन्वेंट किसने किया था, तो कौन किए थे, रे टॉमिल्सन। नाम याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे गए हैं तो इसको याद रखिएगा। अगर पूछता कि कब किया गया था, तो कब किया गया था, 1971। यहाँ देखो 72 है, कहीं पे 1971 भी रहता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आसपास मतलब कि ऐसे ही रहता है, कहीं पे 71 देखिएगा, कहीं पे 72 देखिएगा। तो आपके एग्जाम में अगर आता है तो जो क्वेश्चन में रहेगा, जो ऑप्शन में रहेगा, आप उसको लगा लीजिएगा। अगर पूछता है कि किस इंटरनेट के थ्रू भेजा गया था, तो किसके थ्रू था, ARPANET। ARPANET देखो फुल फॉर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट, ARPANET का फुल फॉर्म क्या होता है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, फुल फॉर्म्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यहाँ से देखो तीन क्वेश्चन आपके एक लाइन से बन रहा है कि ईमेल किसने इन्वेंट किया था, रे टॉमिल्सन सर ने किए थे। कब किया गया था, तो 1972 में किया गया था, या फिर 71 रह सकता है, 1971 या फिर 1972। और किसके थ्रू किया गया था, तो ARPANET के थ्रू। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो ये तो हो गया ईमेल का बस मोटा मोटी। अब जैसे देखो इसका फॉर्मेट होता है, तो जो ईमेल का फॉर्मेट है ना, वो डिवाइड है बेसिकली थ्री पार्ट में। एक हमारा मैसेज इन्वेलप होता है, मैसेज हेडर होता है, फिर मैसेज बॉडी होता है। तो देखो मैसेज इन्वेलप में क्या होता है, एड्रेस मेंशन क्या होता है, जैसे कि आप लोग पोस्ट भेजते हो ना किसी को,
पोस्ट ऑफिस में जाके किसी को भी भेजते हो कुछ भी सामान वगैरह, तो क्या होता है एनवेलप के ऊपर क्या लिखते हो, एड्रेस ही लिखते हो ना, कि कहाँ से भेजे हो, कहाँ पे जाना है, वो लिखते हो। उसके बाद हमारा हेडर आता है, और हेडर में क्या होता है कि फ्रॉम होता है, जैसे कि कहाँ से मैसेज जा रहा है और किसके लिए जा रहा है, मतलब कि फ्रॉम और टू, मतलब कि जो आपका ईमेल है वो जाएगा, और जिसको भेज रहे हैं आप उसका ईमेल जाएगा। फिर आपको जो भी डेट सब्जेक्ट वगैरह मेंशन करना रहता है वो सब करते हो, और बॉडी पार्ट में जो आपको मैसेज लिखना रहता है वो आप लिखते हो बॉडी पार्ट में। तो ये हमारा बेसिकली क्या होता है, मेलिंग का फॉर्मेट है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट देखो क्वेश्चन कहाँ से बनता है, यहाँ से बनता है। देखो इसमें क्या है, फ्रॉम है, मतलब कि जहाँ से ईमेल जा रहा है वो है। टू, रिसिपिएंट आईडी। देखो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से बनता है मेलिंग में, सीसी और बीसीसी। अब सीसी क्या है, बीसीसी क्या है, आप जब ईमेल खोलिएगा तो देखिएगा मोबाइल में, तो वहाँ पे एक कंपोज का ऑप्शन होता है जहाँ से आप मैसेज सेंड करते हो। आई होप आपको याद होगा। जब आप कंपोज पे क्लिक करते हो तो आपका एक क्या होता है, फ्रॉम होता है, एक होता है हमारा टू, नीचे फिर सब्जेक्ट होता है, और फिर हमारा होता है कंपोज मेल। मतलब कि आपको जो भी मैसेज लिखना है वो आप लिखो यहाँ पे। और उसके बाद देखो जब आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा ना, टू पे देखिएगा कि एक आपका ऐसा एरो बना हुआ रहता है, तो आप जब इस पे क्लिक कीजिएगा ना तो आपका यहाँ पे एक और ऑप्शन आ जाएगा, टू के नीचे सीसी आ जाएगा, और एक हमारा आ जाएगा बीसीसी। इस तरह से सीसी और बीसीसी, तो आप चेक कर सकते हैं। तो देखिए बेसिकली सीसी और बीसीसी क्या होता है, कि सीसी का फुल फॉर्म, तो देखो सीसी का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी, और बीसीसी का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो देखो सीसी क्या कहता है कि अदर इंडिविजुअल रिसीविंग द सेम मेल विद विजिबल आईडीज, और बीसीसी कहता है कि अदर इंडिविजुअल रिसीविंग द सेम मेल विद इनविजिबल आईडीज। देखो इसका मतलब समझते हैं डिटेल में हम लोग। तो देखो यहाँ पे डिटेल में समझते हैं कि सीसी और बीसीसी क्या होता है, अच्छे से ध्यान से समझिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, यहाँ से बहुत सारे एग्जाम में बने हुए हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कि सपोज डैट कि एक हमारा कंपनी है, कंपनी में एम्प्लॉय काम करते हैं, तो बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं, और एक हमारा होता है मैनेजर। तो एक एम्प्लॉय चाहता है कि हम एक मेल करें, सपोज दैट कि ये कोई पार्टी प्लान कर रहा है या फिर कुछ भी कर रहा है, कोई भी मेल सेंड करना चाहता है, तो ये चाहता है कि सारे एम्प्लॉय को भी मैसेज जाए और मैनेजर के पास भी जाए। बट क्योंकि मैनेजर का क्या होता है, पद ऊपर होता है, मतलब ऊंचा होता है, तो इसको अलग रखना चाहता है। तो ये क्या करेगा कि सारे एम्प्लॉय को टू वाले पार्ट में रखेगा। सारे एम्प्लॉय को एक से ज़्यादा में वो रख सकते हैं ना, कितने भी रख सकते हैं, तो टू वाले पार्ट में रखेगा। बट मैनेजर को क्या करेगा, ये सीसी वाले पार्ट में रखेगा। होगा इससे कुछ नहीं, इसको भी पता होगा कि मैनेजर को मैसेज सेंड किया गया है, और मैनेजर को भी पता होगा कि किसको किसको बाकी एम्प्लॉय को मैसेज सेंड किया गया है, ईमेल सेंड किया गया है। कुछ नहीं, बस कैटेगरी डिफरेंट हो जाएगा कि हाँ ये मतलब कि अलग हो जाएगा कि इसको हमको सीसी में रखना है और इसको हमको टू में रखना है। बट यहाँ पे देखो बीसीसी का काम क्या होता है, तो देखो एम्प्लॉय क्या करेगा कि सारे एम्प्लॉय को क्या करेगा, टू में डाल देगा, और मैनेजर को क्या करेगा, बीसीसी में डाल देगा। इससे क्या होगा कि मैनेजर को पता होगा कि किसको किसको मेल सेंड किया गया है, मतलब कि सारे एम्प्लॉय को पता होगा। बट एम्प्लॉय को नहीं पता होगा कि ये मेल मैनेजर को भी सेंड किया गया है। तो ये होता है हमारा बीसीसी, मतलब कि सीसी में कुछ नहीं होता है, कार्बन कॉपी, मतलब कि जस्ट कॉपी कर दिया है, जिसमें कि सीसी वाले को भी पता होगा, जो हमारा टू में है उसको भी पता होगा कि ये मेल किसको किसको भेजा गया है। बट अगर हम किसी को बीसीसी में रख देते हैं तो बीसीसी वाले सबको देख सकता है, टू को भी देख सकता है और सीसी वाले को भी देख सकता है। बट जो बीसीसी में जिसका मेल है, या तो ना तो टू वाले को पता चलेगा, ना तो सीसी वाले को पता चलेगा कि ये मेल और किसी को भी भेजा गया है, अगर हम किसी को बीसीसी में रखते हैं तो। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, मतलब ये क्या है, ब्लाइंड है। बट यहाँ पे देखो क्या होता है कि बीसीसी के अंदर जैसे कि अगर हम लोग एक से ज़्यादा मेल रख दिए, अब जैसे सपोज डैट कि मैनेजर के अलावा हमारा एचआर है, तो ये मेल हम एचआर को भी सेंड करना चाहते हैं, मैनेजर को भी सेंड करना चाहते हैं, तो सपोज कि बीसीसी में ही हमने मैनेजर को भी डाल दिया और एचआर को भी डाल दिया। तो यहाँ पे देखो क्या होगा कि बीसीसी वाले अपने जो
ब्लॉक में रहेगा ना, मतलब कि यहाँ पे सपोज कि मैनेजर है और यहाँ पे एचआर है, तो ये आपस में नहीं देख सकता है। मतलब कि इसको पता होगा कि टू में किसको भेजा गया है, जैसे कि टू में जो भी ईमेल है उसके बारे में पता होगा, बीसीसी में कौन कौन है उसके बारे में पता होगा, बट बीसीसी के अंदर ही जितने रहेंगे वो आपस में नहीं देख सकता कि ये मेल, जैसे कि सपोज कि एचआर को ना तो पता होगा मैनेजर के बारे में कि ये मेल भेजा गया, ना मैनेजर को पता होगा कि एचआर को भेजा गया। बाकी जो टू में है, सी में है, सीसी में है, उन लोगों के बारे में पता होगा। तो ये डिफरेंस है सीसी में और बीसीसी में। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि सीसी में और बीसीसी में क्या डिफरेंट है। बाकी सब्जेक्ट के बारे में तो आपको पता ही होगा कि सब्जेक्ट में लोग जो भी ईमेल लिख रहे हैं उसके किसके रिलेटेड में लिख रहे हैं, रीजन क्या है, तो वो हमारा सब्जेक्ट में आ जाता है। और नेक्स्ट है हमारा देखो सैल्यूटेशन, जिसमें कि हम लोग रिस्पेक्टफुली जो बात करते हैं आदर बोलते हैं, मतलब रिस्पेक्टेड हो गया, डियर हो गया, ये सब हमारा किस में आता है, सैल्यूटेशन में आता है। उसके बाद मेन बॉडी है जिसमें कि हम लोग जो भी ईमेल लिखना चाहते हैं वो सब लिखते हैं। उसके बाद क्लोजिंग हो गया, अटैचमेंट हो गया, उसके बाद हमारा सिग्नेचर लाइन, अगर आप लास्ट में अपना सिग्नेचर ऐड करते हैं तो वो हर ईमेल में आप जिसको भी सेंड करेंगे तो नीचे आपका एक सिग्नेचर, जो भी आप सिग्नेचर में डालेगा वो आपका शो करेगा। तो ये पूरा फॉर्मेट था हमारा मेल का। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेंगे। क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं कहाँ से, सीसी में और बीसीसी में। आपको एक स्टोरी बना कर दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि कौन सा हमारा विजिबल है कौन सा नहीं है, इस टाइप से। तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं कि इससे रिलेटेड, ईमेल से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनते हैं। जैसे देखो ये टॉपिक कितना छोटा था, बट इसके क्वेश्चन अब बहुत तरह तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी हम लोग बाद में देखेंगे। बट यहाँ पे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इस टॉपिक से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड ईमेल। ईमेल को किसने इन्वेंट किया था, लैरी पेज, टीम बर्नर्स, रे टॉमिल्सन, ऑल ऑफ दिस। तो जो हमारे इन्वेंटेड थे ईमेल के वो कौन थे, रे टॉमिल्सन। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द यूजर नेम एंड ईमेल सर्वर पार्ट ऑफ एन ईमेल एड्रेस आर सेपरेटेड बाय। यहाँ पे देखो कह रहा है कि जो हमारा ईमेल नेम है और हमारा क्या है, ईमेल सर्वर है, दो पार्ट में हमारा ईमेल होता है। एक हमारा ईमेल होता है, हमारा ईमेल क्या होता है, दो पार्ट में होता है। एक हमारा होता है ईमेल में यूजर, यूजर नेम, और एक हमारा होता है ईमेल सर्वर। जैसे कि हम लोग कुछ भी लिखते हैं, जैसे कि हमारा एक कह देते हैं कि इनसाइट CSIT@gmail.com। तो देखो ये क्या है, यूजर नेम है इनसाइट CSIT, और ये क्या है, ईमेल सर्वर हो गया gmail.com। दो पार्ट में हमारा डिवाइड रहता है। तो ये कह रहा है कि दोनों को सेपरेट कौन कर रहा है, यहाँ पे देखो क्या है, सेपरेटेड बाय, दोनों को सेपरेट कौन कर रहा है, हमारा @ कर रहा है। तो यहाँ पे देखो क्या आंसर हो जाएगा, @ बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो यहाँ पे ना क्वेश्चन पूछे भी गए हैं कि हमारे ईमेल में कितने पार्ट होते हैं। तो इसको याद रखिएगा, दो पार्ट होता है हमारा, एक ईमेल यूजर नेम होता है और एक हमारा सर्वर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एन ईमेल में कंटेन नॉन टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन विच में बी। यहाँ पे कह रहा है कि हमारा जो ईमेल है, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि ईमेल में ओनली टेक्स्ट हम लोग नहीं भेज सकते, हम लोग ईमेल भी भेज सकते हैं, वीडियो भेज सकते हैं, पीडीएफ भेज सकते हैं, कोई भी फाइल भेज सकते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि एन ईमेल में नॉट नॉन टेक्स्ट, मतलब कि टेक्स्ट के अलावा इमेज हो सकता है, वीडियो हो सकता है, पीडीएफ हो सकता है। तो विच में भी, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, डाउनलोड करते हैं, अपलोड करते हैं, इरेज करते हैं या फिर ट्रांसमिटेड करते हैं। तो उसको हम लोग क्या करना पड़ता है, डाउनलोड करना पड़ता है। क्योंकि आप इमेज किसी को मेल करो तो आप बिना डाउनलोड किए आप उसको देख नहीं सकते। जैसे टेक्स्ट क्या होता है, डायरेक्ट हमें शो कर देता है कि हाँ ये टेक्स्ट आया है आपको ईमेल में। बट अगर आप पीडीएफ भेजते हो, वीडियो या फिर इमेज, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो है, द सेकेंड पार्ट ऑफ ईमेल एड्रेस आइडेंटिटीज। यहाँ पे कह रहा है कि सेकेंड पार्ट ईमेल एड्रेस की आइडेंटिटी क्या है, नेम ऑफ बैंक, नेम ऑफ द ईमेल सर्वर, नेम ऑफ द इंडिविजुअल यूजर, नेम ऑफ द मोबाइल फोन्स ऑपरेटर। तो हमारा जो सेकेंड पार्ट होता है वो क्या होता है, सर्वर का होता है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। अभी हम लोगों ने क्लियर किया कि फर्स्ट पार्ट क्या होता है, यूजर नेम होता है, और सेकेंड पार्ट हमारा क्या होता है, ईमेल सर्वर होता है। तो राइट आंसर हमारे यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो है, यू कैन फिल इन द ब्लैंक्स एंड ईमेल इफ यू वांट टू रिमेंबर इट इज इम्पॉर्टेंट एंड दिस ऑल्सो पुट्स द ईमेल इनटू अ स्पेशल फोल्डर फॉर इजी एक्सेस। देखो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि सपोज डैट कि आपके पास कोई इंपॉर्टेंट ईमेल आता है, आपको लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है
और आप उसको एक अलग फ़ोल्डर में मतलब कि सेव करना चाहते हो, कह सकते हो, एक स्पेशल फ़ोल्डर बनाना चाहते हो, तो हम लोगों को वहाँ पे कौन-सा ऑप्शन रहता है? स्टार का रहता है, ड्राफ्ट का रहता है, लेवल का रहता है, रिप्लाई का रहता है। तो वहाँ पे देखो क्या रहता है, स्टार रहता है। आप देखिएगा ईमेल खोल के, वहाँ पे एक ऑप्शन रहेगा स्टार का, जैसे आप क्लिक कीजिएगा वो मेल पे तो आपका ऑप्शन आ जाएगा। लैपटॉप में तो सीधा ही दिखता है। उस मेल को अगर आप फ़ोल्डर में रखना चाहते हो तो साइड में देखिएगा ऑप्शन रहेगा तो स्टार का, तो आप वहाँ पे उसको स्टार में डाल दो। तो जैसे ही स्टार पे आप क्लिक करोगे ना, तो जितने भी मेल को आपने स्टार में रखा है वो सारा मेल आपको शो करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो है, व्हाट सेंड अ कॉपी ऑफ ईमेल टू अ न्यू रिसिपिएंट। देखो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है ईमेल की कॉपी को आप न्यू रेसिपिएंट को सेंड करना चाहते हो तो क्या करते हो? रिप्लाई करते हो, बीसीसी करते हो, रिप्लाई ऑल करते हो, फिर फॉरवर्ड करते हो। तो उस ईमेल को क्या करते हो? आप फॉरवर्ड कर देते हो जस्ट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द फर्स्ट पार्ट ऑफ ईमेल यूजर्स आइडेंटिटीज। देखो इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? सेकेंड पार्ट था, और यहाँ पे देखो क्या पूछा है? फर्स्ट पार्ट। नेम ऑफ द ईमेल सर्वर, नेम ऑफ द मोबाइल फोन ऑपरेटर, नेम ऑफ द इंडिविजुअल यूजर, नेम ऑफ द बैंक। तो क्या हो जाएगा? नेम ऑफ द इंडिविजुअल यूजर। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, gmail.com, yahoo.com, yahoo.co.in, bymail.com, rediff.com, rediffmail.com, fastmail.com etc आर पॉपुलर। ये सब जो इतना मेल है ना, ये किसके लिए पॉपुलर है? ईमेल सर्वर्स के लिए, सोशल मीडिया साइट्स के लिए, या फिर एफटीपी सर्वर्स के लिए, या फिर नॉन? तो ये तो ऑब्वियस है ना, ईमेल सर्वर्स के लिए फेमस है ये सब। तो ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर ये है। अब देखो यहाँ पे एक हमारा ऑप्शन है एफटीपी सर्वर। एफटीपी जैसे किसी ने पूछा था कोई वीडियो के नीचे, तो मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, आई होप उन तक पहुँच जाएगा। तो एफटीपी देखो क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे इन दोनों में डिफरेंस क्या है ना, जैसे कि ईमेल हो गया और एफटीपी हो गया। बहुत लोगों का कंफ्यूजन होता है कि एफटीपी में भी तो हम लोग मैसेज ही सेंड करते हैं, जैसे फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल को ही सेंड करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? तो देखो ईमेल में क्या होता है ना कि हम लोग ईमेल सेंड करते हैं, और एफटीपी में क्या होता है कि ब्राउजर के थ्रू हम लोग कोई भी फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे सपोज डैट कि जो भी हमारे सिस्टम का आईपी एड्रेस है, तो हमें ब्राउजर के थ्रू हम लोग उस सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं, और फिर वहाँ से हम लोग फाइल को शेयर कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एस एम टी पी स्टैंड फॉर। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि एस एम टी पी का फुल फॉर्म क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सर्वर मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, शॉर्ट मेल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, स्मॉल मेल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। तो एस एम टी पी का फुल फॉर्म क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ए इज द राइट आंसर। देखो यहाँ पे एस एम टी पी से एक क्वेश्चन ऐसे आता है कि जैसे हम लोग मेल सेंड कर रहे हैं, हम लोग नेटवर्क पे कुछ भी करते हैं ना, तो वहाँ पे हर वर्क के लिए एक प्रोटोकॉल वर्क करता है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हम लोग मेल सेंड करते हैं तो वहाँ पे कौन सा प्रोटोकॉल वर्क करता है? तो अगर मेल हम लोग सेंड कर रहे हैं तो सेंडिंग के टाइम में हमारा वर्क करता है एसएमटीपी, और जो मेल हम लोग रिट्रीव करते हैं वहाँ पे वर्क करता है हमारा पॉप, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि अगर हमें किसी को मेल सेंड करना है तो कौन सा प्रोटोकॉल वर्क करता है, और अगर मेल हम लोग रिट्रीव कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं, तो कौन सा प्रोटोकॉल वर्क करता है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा, व्हाट इज द मेन फोल्डर इन जीमेल। यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कौन सा मेन फोल्डर है जीमेल में? इनबॉक्स है, ट्रैश, स्पैम है, या फिर स्टार है? तो मेन फोल्डर हमारा क्या होता है? इनबॉक्स, क्योंकि इसमें हमारा सारा मेल शो करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट डू वी कॉल द पीपल्स वी सेंड एन ईमेल टू। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि हम लोग उसको क्या बोलते हैं जिसको कि ईमेल सेंड करते हैं? रेसिपिएंट बोलते हैं, स्पैम बोलते हैं, कॉन्टेक्ट बोलते हैं, इनबॉक्स बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेसिपिएंट बोलते हैं। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन एम एस ऑफिस फिल इन द ब्लैंक्स इज द सॉफ्टवेयर फॉर मैनेजिंग ईमेल। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि एम एस ऑफिस जो हमारा है उसमें ईमेल को कौन मैनेज करता है? एम एस पब्लिशर, एम एस एक्सेस, एम एस आउटलुक, नन। तो वहाँ पे क्या होता है? एम एस आउटलुक। सी इज द राइट आंसर। जैसे कि आप एम एस ऑफिस खोलिएगा, चाहे वो वर्ड हो या फिर एम एस एक्सेल हो, तो वहाँ पे क्या होता है? आउटलुक। हमारा एम एस ऑफिस में एक जीमेल बनता है जो आउटलुक का होता है, तो इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि हमारा मेल मर्ज वगैरह होता है ना, तो आपका जो आईडी बना हुआ रहेगा तभी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो है, इन ईमेल कम्युनिकेशन सीसी स्टैंड फॉर। यहाँ पे कह रहा है कि ईमेल कम्युनिकेशन के अंदर जो हमारा सीसी होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? कोल्ड कॉपी, कार्बन कॉपी, कैजुअल कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है? कार्बन कॉपी। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो है, द ईमेल आईडी ऑफ द सेकेंडरी रेसिपिएंट ऑफ ईमेल इज इंटर्ड इन फिल द ब्लैंक फील्ड। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन कह रहा है कि ईमेल आईडी में सेकेंडरी रिसिपिएंट क्या होगा? सीसी, बीसीसी, सब्जेक्ट, टू। तो हमारा क्या होता है? सीसी होता है। देखो पहले टू होता है, फिर सीसी होता है, फिर बीसीसी होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो है, हाउ डू यू प्रॉपर फॉर्मेट एन ईमेल। यहाँ पे देखो क्वेश्चन कह रहा है कि प्रॉपर फॉर्मेट हमारे ईमेल का क्या है? सब्जेक्ट, बॉडी, सिग्नेचर, क्लोजिंग। तो देखो सिग्नेचर क्या होता है? सबसे लास्ट में होता है, तो ये तो पहले ही गलत हो गया। उसके बाद देखो क्या है? बॉडी है, सब्जेक्ट है, सैल्यूटेशन है, बॉडी है, सिग्नेचर है। अच्छा, यहाँ पे देखो सिग्नेचर पहले ही, ये गलत हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है, सैल्यूटेशन है, बॉडी है, क्लोजिंग है, सिग्नेचर है। तो देखो राइट आंसर क्या हमारा हो जाएगा? डी हो जाएगा। देखो इस ऑप्शंस में ऑलमोस्ट सेम है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन सैल्यूटेशन, बॉडी बॉडी, बट इसमें क्लोजिंग वाला पार्ट नहीं दिया है। हम लोगों ने भी डिस्कस किया था इसके पहले वाले में, क्लोजिंग होगा फिर सिग्नेचर होगा। तो डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो है, व्हाट इज इंक्लूडेड इन एन ईमेल एड्रेस। यहाँ पे कह रहा है कि ईमेल एड्रेस में इंक्लूडेड क्या होता है। देखो ऐसे क्वेश्चन में ना बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को। फर्स्ट ऑप्शन देखो है, डोमेन नेम फॉलोड बाय यूजर्स नेम। सेकेंड ऑप्शन है यूजर्स नेम फॉलोड बाय डोमेन नेम्स। थर्ड है यूजर्स नेम फॉलोड बाय पोस्टल एड्रेस, यूजर्स नेम फॉलोड बाय स्ट्रीट एड्रेस। तो देखो पोस्टल एड्रेस और स्ट्रीट एड्रेस ये तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो गया, बट कंफ्यूजन किस में होता है? ए ऑप्शन में और बी ऑप्शन में। तो देखो ए ऑप्शन क्या कह रहा है कि डोमेन नेम फॉलो कर रहा है किसको? यूजर्स नेम को। तो ये तो गलत है ना। यूजर्स नेम फॉलोड बाय डोमेन नेम। यूजर्स नेम होता है वो किसको फॉलो कर रहा है? डोमेन नेम को, मतलब कि हमारा @ रहता है तो इस तरह से फॉलो कर रहा है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। बी इज द राइट आंसर। तो ये कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक थे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे, तो आई होप आपके लिए चीज़ हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।